यूनिवर्सिटी की लैब में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का डिजाइन ब्लूप्रिंट बना रहा था, लेकिन जब वो पूरा होने वाला था तो एक सीनियर ने मेरे कंप्यूटर को बुरी तरह तोड़ दिया। पूरे देश की उम्मीदों से भरा वो ब्लूप्रिंट मेरी आंखों के सामने नष्ट हो गया और उस सीनियर को पता भी नहीं था कि उसने जो किया है वो कितना गंभीर है। इतना ही नहीं, उसने मुझ पर छेड़छाड़ करने का झूठा आरोप लगाया और यूनिवर्सिटी से मुझे निकालने के लिए शिकायत कर दी। पलक झपकते ही मैं एक निराशाजनक स्थिति में आ गया और पूरी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मेरी निंदा की। यूनिवर्सिटी सामाजिक दबाव नहीं झेल सकी और मुझे निकालने का फैसला किया। इसके बाद मैंने एक फोन नंबर डायल किया। उस कॉल ने ड्रैगन देश के शक्तिशाली लोगों को हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर लुओ जियांगुओ को भी खुद मुझसे माफी मांगने आना पड़ा। दरअसल 10 साल पहले मैं इस समानांतर दुनिया में आया था जिसका नाम ब्लू स्टार है और मैंने अपने पिछले जन्म के ज्ञान से कड़ी मेहनत करके रिसर्च किया है। जब मैं 16 साल का था, मैंने एक इंटरकॉन्टिनेंटल एंटी जैमिंग गाइडेंस सिस्टम बनाया था। इस क्रांतिकारी तकनीक ने ड्रैगन देश की रक्षा को 10 गुना बढ़ा दिया। तब से मैं पढ़ाई करने के साथ साथ देश के लिए वैज्ञानिक रिसर्च भी कर रहा था और अब मैं देश के लिए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को डिजाइन कर रहा हूँ, जिसे 3 महीने के अंदर आसमान में पहुँचाने का लक्ष्य है। क्योंकि स्टार्स एंड स्ट्राइप्स देश के लड़ाकू विमान कई सालों से दुनिया में सबसे आगे हैं और वे पूरी दुनिया में ड्रैगन देश का मजाक उड़ाते हैं कि वो कभी भी छठी पीढ़ी का विमान नहीं बना सकता। इस समय इस ब्लूप्रिंट का महत्व अनमोल है। यह मेरी आधी साल की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। डिजाइन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था, लेकिन ठीक उसी सबसे महत्वपूर्ण पल में सीनियर लियू रोयान ने मेरा कंप्यूटर तोड़ दिया। वजह ये थी कि उसे गलतफहमी हो गई कि मैंने अभी अभी उसके साथ छेड़छाड़ की है। मैंने चाहे जितनी भी सफाई देने की कोशिश की, उसने एक नहीं सुनी और मेरे लैपटॉप को जमीन पर जोर से पटककर चकनाचूर कर दिया। मेरे पास गुस्सा करने का भी समय नहीं था। मैं जल्दी से जमीन से कंप्यूटर उठाने के लिए झुका। बस हार्ड डिस्क को कुछ न हुआ हो तो सब कुछ ठीक किया जा सकता है। लियू रोयान ने अपना गुस्सा निकाला और अपना सामान उठाने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही वो उठी, उसका बैकपैक ठीक उसके कूल्हों से टकराया। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुछ देर पहले हुआ था। लियू रोयान को तुरंत समझ आ गया कि पहले जो हुआ वो एक गलतफहमी थी और आसपास खड़े छात्रों ने भी यह सब साफ साफ देखा। हर कोई जानता था कि मुझे फंसाया गया है, लेकिन ये सीनियर लियू रोयान के डरावने बैकग्राउंड से डरते थे। किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, भले ही लियू रोयान जानती थी कि उसने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन उसने जरा भी परवाह नहीं की और जाने लगी। मैंने टूटी हुई हार्ड डिस्क को देखा और ठंडी आवाज में पूछा, सीनियर, आपने मुझ पर झूठा आरोप लगाया और मेरा कंप्यूटर भी तोड़ दिया। क्या आप बस ऐसे ही चली जाएंगी? लियू रोयान चिढ़कर मुड़ी, तुम्हारे इस घटिया कंप्यूटर की कीमत ही क्या होगी? ये तुम्हारी किस्मत है कि मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया। उसका ये रवैया देखकर मैं और मेरे रूममेट ने उसका रास्ता रोक लिया। लियू रोयान ने हमें घूरा और धमकी दी, इस शेंगजिंग यूनिवर्सिटी में अगर मैं चाहूँ तो किसी को भी निकलवा सकती हूँ। क्या तुम लोग अब पढ़ना नहीं चाहते? मैंने जवाब दिया कि मैंने किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की और मेरा तुम्हारा रास्ता रोकने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन तुमने मेरा कंप्यूटर तोड़ा है, तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा। लेकिन ये जानते हुए भी कि वो गलत थी, लियू रोयान बेशर्मी से चिल्लाई, क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? पहले तुमने छेड़छाड़ की, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने तुम्हारा कंप्यूटर पटक दिया। अगर आज तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो शेंगजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना भूल जाओ। मैंने हद से ज्यादा घमंडी लियू रोयान को देखा और सपाट आवाज में कहा, अब सिर्फ माफी या हर्जाने से बात नहीं बनेगी। ये कहकर मैंने अपना फोन निकाला और कॉल किया। लियू रोयान ने सोचा कि मैं मदद के लिए किसी को बुला रहा हूँ, तो उसने भी अपना फोन निकाला और दूसरी तरफ वाले को गुंडों की तरह चिल्लाकर आदेश दिया, तुम सब कहाँ हो? काम करने का समय आ गया है। शेंगजिंग यूनिवर्सिटी की लैब बिल्डिंग की 3री मंजिल पर आओ। इन औकात न जानने वालों को सबक सिखाओ। दूसरी तरफ एक डरावना दिखने वाला, चेहरे पर निशान वाला आदमी था। अपने बॉस का आदेश मिलते ही उसने तुरंत 800 गुंडों को इकट्ठा कर लिया। उसी समय ड्रैगन देश के मार्शल लिन तियानलेई के ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। एक सैनिक घबराहट में दौड़ता हुआ अंदर आया और चिल्लाकर रिपोर्ट किया, मार्शल, मुसीबत हो गई, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। ये चुवान ने अभी स्थिति बताने के लिए फोन किया था। उसने कहा कि यूनिवर्सिटी में किसी ने उसका कंप्यूटर तोड़ दिया। छठी पीढ़ी के विमान का एकमात्र महत्वपूर्ण डेटा पूरी तरह से नष्ट हो गया है।
लगता है दूसरी पार्टी का बैकग्राउंड काफी मजबूत है। ये सुनते ही सर्वोच्च सत्ताधारी का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। लिन तियानलेई ने तुरंत आदेश दिया, अभी के अभी हजारों सैनिकों की एक टुकड़ी वहां भेजो। उसी समय राजधानी से एक सर्वोच्च आदेश भेजा गया, जिसके कारण शेंगजिंग शहर की रक्षा इकाई के सभी अधिकारियों को आधी रात को आपातकालीन ड्यूटी पर बुलाया गया। हजारों सैनिक तेजी से शेंगजिंग यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गए। सैकड़ों घुड़सवार पुलिस सबसे आगे काफिले का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पीछे 300 सैन्य वाहन थे, जिनमें हजारों सैन्य पुलिस पूरी तरह से हथियारों से लैस ऑपरेशन के लिए तैयार थे। शेंगजिंग शहर की सुरक्षा ब्यूरो की निदेशक याओ कियान ने हैरान होकर पूछा, कर्नल ली, क्या हुआ है? गार्ड रेजिमेंट के कमांडर ली मिंगहुई ने याओ कियान पर एक नजर डाली और गंभीर चेहरे से कहा, यह एक सैन्य रहस्य है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप न पूछें। इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस बीच शेंगजिंग यूनिवर्सिटी की लैब में सीनियर लियू रोयान ने मुझे तिरछी नजर से देखा और ठंडे स्वर में ताना मारा, कितना भाव खा रहे हो? बाद में जिंदगी की भीख मांगने के लिए घुटनों पर मत आना। उसके उकसावे के सामने मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। हम बस ऊपर के लोगों को आकर मामला सुलझाने का इंतजार करना है। लैब बिल्डिंग के नीचे कई काली सेडान गाड़ियां स्कूल में आईं। उनका लीडर शांग बियाओ एक मेबेक से उतरा। उसने एक हाथ हिलाया और 800 आदमी अंदर घुस गए। गुंडों के आने से लियू रोयान का हौसला और बढ़ गया। उसने जमीन पर पड़े टूटे हुए कंप्यूटर पर कई बार पैर रखा और मुंह से गालियां बकती रही। तू है कौन? ये सिर्फ एक टूटा हुआ कंप्यूटर ही तो है। जैसे ही उसने मुट्ठी भींची और हमला करने को तैयार हुआ, शांत यूनिवर्सिटी में सायरन की आवाज गूंज उठी। आवाज पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई। फिर हजारों सैनिक गाड़ियों से उतरे और इलाके को घेर लिया। बाहर से सायरन की आवाज सुनकर शांग बियाओ ने अपनी मुट्ठी नीचे कर ली। इस समय लियू रोयान अभी भी घमंड से मेरा मजाक उड़ा रही थी। लड़के, तुम में तो हिम्मत है। सच में पुलिस को बुलाने की हिम्मत की? देखता हूँ तुम्हारी मदद के लिए कौन आता है। इन सालों में लियू रोयान को अनगिनत बार पकड़ा गया है, लेकिन शेंगजिंग शहर जैसी जगह पर उसकी मां का प्रभाव हर कोने में है। हर बार वो सुरक्षित बच निकलती थी, बस कुछ कप चाय पीकर बाहर आ जाती थी। शांग बियाओ इस युवा महिला के परिवार के प्रभाव को अच्छी तरह जानता था। मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन अगले ही पल शांग बियाओ दर्द से अपनी छाती पकड़कर बैठ गया। उसकी उंगलियों के बीच से ताजा खून बहने लगा। वहां मौजूद हर कोई हैरान होकर जम गया। उस निशान वाले आदमी ने बस मुझे मुक्का मारने का सोचा ही था कि उसे गोली मार दी गई। इसने हर किसी की समझ को पूरी तरह से बदल दिया। सबसे आगे खड़े गुंडों के पैर डर से कांपने लगे। वे तुरंत जमीन पर दुबक गए और कमरे में जो घमंडी सीनियर लियू रोयान थी, अब उसका घमंड चूर हो चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर उसे अपनी शक्तिशाली मां की याद आई, लेकिन जैसे ही उसने फोन निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, दर्जनों स्नाइपर राइफलों की लाल लेजर डॉट्स उसके चेहरे पर आ गई। लियू रोयान के बगल में खड़ी उसकी कुछ करीबी दोस्त तुरंत कई कदम पीछे हट गई, इस डर से कि कोई आवारा गोली उनके सिर में न लग जाए। लैब की खिड़की के बाहर 500 मीटर की ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर में एक स्नाइपर लगातार लियू रोयान पर निशाना साधे हुए था। ईगल रिपोर्टिंग, मुख्य साजिशकर्ता पर निशाना साध लिया गया है। क्या गोली चलाने का आदेश है? लैब के बाहर कमांडर ली मिंगहुई ने तुरंत अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट किया। बस लिन तियानलेई के एक आदेश की देर थी। ईगल यूनिट तुरंत लक्ष्य लियू रोयान को खत्म कर सकती थी। लिन तियानलेई ने फोन पर आदेश दिया, गोली मत चलाना, इस संदिग्ध को जिंदा पकड़ना है। मैं खुद पूछताछ करूंगा। ऊपर से आदेश मिलने पर ली मिंगहुई पीछे खड़े लगभग 100 सशस्त्र सैनिकों की ओर मुड़ा। बचाव अभियान शुरू करो, संदिग्ध को जिंदा पकड़ो और सुनिश्चित करो कि लक्ष्य सुरक्षित है, समझे? अधिकारी तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। पलक झपकते ही वे कमरे में घुस गए। काली बंदूकों की नालें घटनास्थल पर मौजूद हर किसी पर तनी हुई थी। 7-8 अधिकारी तुरंत मेरे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाने के लिए आ गए। गुंडों ने डर से बंदूकों की नालों को देखा। वे तो बस किसी को पीटने के लिए स्कूल आए थे, है ना? मामला इतना बड़ा कैसे हो गया? उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। हथकड़ियों की आवाज आई। सबने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। वे स्थिति को समझ गए थे। उसी समय सुरक्षा ब्यूरो की निदेशक याओ कियान अपनी वर्दी में अंदर आए।
उसे देखते ही लियू रुओयान के दिमाग में एक विचार आया और वो याओ कियान पर रोते हुए चिल्लाने लगी, मेरी मदद करो, यहाँ कोई गुंडागर्दी कर रहा है। इस हद तक पहुँचने के बाद भी वो अभी भी मुझ पर झूठा आरोप लगाने और खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही है। एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम और चिल्लाई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लियू रुओयान तुरंत चुप हो गई और एक शब्द भी नहीं बोली। कमांडर ली मिंगहुई मेरे सामने आए और विनम्रता से कहा, मिस्टर ये, आप ठीक तो हैं? हमारी यूनिट बहुत देर से पहुंची, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इस उत्साही अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। मैंने सिर हिलाया और कहा कि कोई बात नहीं। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं कौन हूँ जो मंत्री स्तर का व्यक्ति भी मेरे सामने इतना विनम्र है। लेकिन इससे पहले कि उसकी शंका दूर होती, ली मिंगहुई मुझे जल्दी से नीचे ले गया। मैंने आदत के अनुसार मास्क पहना और ली मिंगहुई के पीछे चल दिया। बाहर सैनिक दो पंक्तियों में खड़े थे, एक भारी सुरक्षा वाला गलियारा बना रहे थे। कुछ अनजान छात्र जिज्ञासा से बाहर खड़े देख रहे थे। दुर्भाग्य से वे ये नहीं देख सके कि अंदर किसकी सुरक्षा की जा रही है। कुछ तस्वीरें और वीडियो क्लास के चैट ग्रुप्स में भेजे जाने लगे। मुझे भारी सुरक्षा के बीच मैदान तक ले जाया गया। वहाँ एक प्रभावशाली चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। वो एक होंकी कार से उतरा। यह व्यक्ति एरोस्पेस कमांड के निदेशक लुओ जियांगुओ थे। वो दोस्ताना अंदाज में मेरे पास आया और मेरा कंधा थपथपाया। सब ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते बेचैन हो गया था। बगल में खड़ी ली मिंगहुई ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उसके पीछे खड़ी याओ कियान और भी हैरान थी। एक छात्र के स्वागत के लिए एरोस्पेस कमांड के निदेशक को खुद आना पड़ा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन लुओ जियांगुओ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो मुझे सीधे होंकी कार तक ले गया और खुद मेरे लिए दरवाजा खोला। इस हरकत ने वहां मौजूद सभी को एक बार फिर हैरान कर दिया। ये किस तरह का सम्मान और पद था? लेकिन जब वे इस बात से हैरान थे, कार का दरवाजा खुला। अंदर बैठे व्यक्ति ने उन दोनों को हैरान कर दिया, क्योंकि वो ड्रैगन देश के सर्वोच्च सैन्य कमांडर लिन तियानलेई थे। ये वास्तव में शिखर पर मौजूद व्यक्ति था, लाखों सैनिकों की सेना का कमांडर। सिर्फ एक छात्र का स्वागत करने के लिए वापस आया था। मैंने अपनी जेब से टूटे हुए कंप्यूटर के हिस्से निकाले, एक आह भरी और कहा, मूल रूप से कोर हिस्सा आज रात तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ये घटना हो गई। हार्ड डिस्क क्षतिग्रस्त हो गई है। ज्यादातर डेटा शायद खो गया है। अब हम केवल तकनीकी तरीकों का उपयोग करके देख सकते हैं कि क्या कुछ भी रिकवर किया जा सकता है। जब लिन तियानलेई ने सुना कि अभी भी मरम्मत की संभावना है, तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन जब उसने टूटी हुई हार्ड डिस्क को देखा, तो वह जोर से गाली दिए बिना नहीं रह सका। मैं निश्चित रूप से अपराधी को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। इसके बाद लिन तियानलेई ने घटना के बारे में पूछताछ की। वो आग बबूला हो गया। शेंगजिंग यूनिवर्सिटी देश और विदेश में प्रसिद्ध है। स्कूल में इस तरह के बुरे बदमाश का होना निश्चित रूप से एक आंतरिक समस्या है, खासकर जब उसने सुना कि लियू रुओयान ने क्या कहा कि शेंगजिंग में वो इंचार्ज हैं। लिन तियानलेई और भी ज्यादा नाराज हो गया और उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसका समर्थन करने की हिम्मत करेगा, वो उससे निपटेगा। इस बीच यूनिवर्सिटी में सैन्य वाहन एक एक करके जाने लगे। रेन टिंगटिंग ने एक कैमरा पकड़ा हुआ था और लगातार तस्वीरें खींच रही थी। वो यूनिवर्सिटी के फोरम पर एक प्रसिद्ध ब्लॉगर थी। आज की घटना ने उसे एक बड़ा ट्रेंड बनाने का मौका दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे नहीं पता था कि वास्तव में क्या हुआ है। छात्रों की विभिन्न चर्चाओं ने उसे अपना जवाब दिया। वो ये था कि मैंने लियू रुओयान के साथ छेड़छाड़ की, जो घटना का कारण था और उसके बाद की घटनाओं को जन्म दिया। इसलिए जब रेन टिंगटिंग अपने छात्रावास में वापस आई, तो उसने तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद शेंगजिंग यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ छेड़छाड़ शीर्षक वाला एक लेख सामने आया और यूनिवर्सिटी के फोरम पर एक हॉट टॉपिक बन गया। एक शानदार विला में लियू रुओयान की मां चेन यूनिंग आराम से सोफे पर अपना फोन देख रही थी। अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी बेटी के साथ पंगा ले? फिर उसने तुरंत एक कॉल किया। स्कूल की ओर भाग रहे प्रिंसिपल ने चेन यूनिंग का फोन उठाया। उसे बुरी तरह डांटा गया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा।
इसलिए जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने तुरंत सभी अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और अंत में वे एकमत पर पहुंचे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने का फैसला किया कि जिस महिला के साथ मैंने छेड़छाड़ की वो लियू रोयान नहीं थी। लियू रोयान मेरे व्यवहार को रोकने के लिए आई थी और यही विवाद का कारण था। सुबह 3 बजे प्रिंसिपल और स्कूल के पीआर प्रमुख के नेतृत्व में इस बारे में खबरें पूरे इंटरनेट पर फैल गईं। मेरी छवि पूरी तरह से एक दुष्ट यूनिवर्सिटी छात्र की बन गई। स्कूल के वरिष्ठ अधिकारी परिणाम से बहुत संतुष्ट थे। इस समय कमांडर लिन तियानलेई जो एक विमान में थे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक लू योंगपिंग इस लेख को पढ़ रहे थे। दोनों अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय उनके चेहरों पर घबराहट की एक झलक दिखाई दी। नीचे मुझ पर हमला करने वाली लाखों टिप्पणियां थीं। लिन तियानलेई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो कार्रवाई करने के लिए तैयार था। वो कल्पना भी नहीं करना चाहता था कि अगर मैं इन पोस्ट्स को देखूंगा तो क्या होगा। लू योंगपिंग ने लगातार सिर हिलाया। वो एक डॉक्टर हैं जिन्होंने जिया देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो सोच भी नहीं सकता था कि किस तरह के लोग इस तरह की अफवाहें फैलाकर जनमत को भ्रमित करने की हिम्मत करेंगे। अनगिनत नेटिजन्स को गुमराह किया। केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने अनगिनत रिसर्च टेक्नोलॉजीज का आविष्कार किया है। अगर इन बातों का खुलासा हो गया तो यह निश्चित रूप से पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। लिन तियानलेई ने आह भरी और कहा, इस तरह की बुरी घटना का होना मेरी अपनी गलती है। ये चुवान पर झूठा आरोप लगाया गया है। ये हमारी जिम्मेदारी है। चाहे कुछ भी हो, हमें उसे एक संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा। लू योंगपिंग ने एक लंबी आह भरी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ सिर हिलाया। वे एक दूसरे के विचारों को समझ गए थे। दोनों ने फैसला किया कि वे इन कानून तोड़ने वालों को कड़ी सजा देंगे। फिर लिन तियानलेई ने लोंग देश के तियानेक्सिन विभाग को फोन किया। जाओ और इंटरनेट पर ये चुवान के बारे में सभी पोस्ट की जांच करो। अभी पता लगाओ कि उन्हें किसने पोस्ट किया है और वे कहाँ हैं। ये कहकर उसने जवाब का इंतजार किए बिना फोन काट दिया। तियानेक्सिन विभाग के निदेशक लियांग ने खुद से बड़बड़ाया, इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। उस लेख को पोस्ट करने वाली अपराधी रेन टिंगटिंग इस समय बहुत उत्साहित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मनगढ़ंत लेख इतना वायरल हो जाएगा। व्यूज का मतलब पैसा है। जहाँ तक उसकी बात है, उसे कितना भी ट्रोल किया जाए, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन जब वो खुश हो रही थी, अचानक उसका अकाउंट बंद हो गया। फिर एक संदेश आया, सामुदायिक नियमों का उल्लंघन, अकाउंट स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इन चुभने वाले शब्दों ने रेन टिंगटिंग को सुन्न कर दिया। इस बार रेन टिंगटिंग पूरी तरह से टूट गई। असली पोस्ट्स की बाढ़ आने लगी। उसी समय प्रिंसिपल, जो लियू रोयान की मां को नाराज नहीं करना चाहता था, ने ऑनलाइन ट्रेन को संतुष्टि से देखा। लियू रोयान की प्रतिष्ठा की समस्या हल हो गई थी। इस तरह वो उसकी मां को एक अच्छा जवाब दे सकता था। तभी एक और अधिकारी ने कहा, इंटरनेट पर प्रतिक्रिया बहुत मजबूत है। हर कोई हमारे स्कूल से एक बयान जारी करने की मांग कर रहा है। अपने भविष्य के लिए प्रिंसिपल जू देहुआ ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। शिंगजिंग यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर एक घोषणा पोस्ट की गई। शीर्षक था, बदमाश छात्र ये चुवान का निष्कासन। घोषणा के बाहर आते ही इसने इंटरनेट पर एक गर्म बहस छेड़ दी। भले ही तियानेक्सिन विभाग के सभी कर्मचारी पोस्ट हटाने में व्यस्त थे, लेकिन यह आग बुझाने के लिए एक कप पानी जैसा था। सुबह 2 बजे सभी प्रमुख इंटरनेट कंपनियों और प्लेटफॉर्मों के सीईओ को एक साथ एक फोन कॉल आया। सब कुछ हटा दो, एक भी मत छोड़ना। सब कुछ साफ साफ जांचो और एक दस्तावेज में संकलित करो। एक भी व्यक्ति को मत छोड़ना। तुरंत सभी सीईओ के चेहरे बदल गए। उन्होंने तुरंत विनम्रता से जवाब दिया, हम इसे तुरंत संभाल लेंगे। इस स्तर का आदेश पहले कभी नहीं आया था। एक पल के लिए पूरे लोंग देश में सभी शक्तिशाली इंटरनेट दिग्गज घबरा गए। उसी समय 001 लाइसेंस प्लेट वाली एक होम की कार तियानेक्सिन विभाग की कार्यालय की इमारत के सामने रुकी। लिन तियानलेई सीधे 101वीं मंजिल पर लिफ्ट से गए। निदेशक लियांग ने शक्तिशाली लिन तियानलेई को देखते ही तुरंत अपनी कुर्सी से उछल पड़े। कमांडर लिन, आप व्यक्तिगत रूप से क्यों आए हैं? लिन तियानलेई की आवाज में एक भयानक दबाव था। अगर मैं खुद नहीं आता तो क्या तुम लोग इसे अच्छी तरह से संभाल पाते? ऑनलाइन कानून कौन तोड़ रहा है?
क्या तुम्हें मिला? मंत्री लियांग हकलाए, कुछ बोल नहीं पाए। अचानक कार्यालय का दरवाजा खुला। एक कर्मचारी एक दस्तावेज लेकर अंदर भागा। उसने उत्सुकता से कहा, यह अभी अभी जांच की गई ताज़ा खबर है। शेंगजिंग यूनिवर्सिटी की घोषणा से बहुत ध्यान आकर्षित हुआ है। तत्काल रिपोर्ट। शेंगजिंग यूनिवर्सिटी की घोषणा में कहा गया है, ये चुवान ने सीनियर चेन सुटेक का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, जो एक अत्यंत घृणित व्यवहार है। हस्ताक्षर प्रिंसिपल, उसे कभी भी फिर से दाखिला नहीं दिया जाएगा। मंत्री लियांग ने ये सुना और उनका दिल डूब गया। और जैसा कि अपेक्षित था, अगले ही पल लिन तियानलेई का गुस्सा फूट पड़ा। शेंगजिंग यूनिवर्सिटी के ये मंदबुद्धि सुअ जीना नहीं चाहते, है ना? फिर उसने गाली दी और दरवाजे को पटककर बाहर चला गया। उसने ड्राइवर को शेंगजिंग शहर की सैन्य जेल की ओर जाने का आदेश दिया। लियू रुओयान, जिसे कल रात गिरफ्तार किया गया था, वही कैद थी। और लियू रुओयान, जो पूरी रात जेल में बंद थी, को पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। उसका घमंड कम होने के बजाय और बढ़ गया था। वो बाहर खड़े 2 गार्डों पर लगातार चिल्ला रही थी, मुझे बाहर निकालो, कमीनों, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जो कोई भी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करता है, उसका अंत अच्छा नहीं होता। लियू रुओयान पागलों की तरह गाली दे रही थी। 001 लाइसेंस प्लेट वाली होंकी सिडान जेल के गेट से अंदर आई। कार से उतरे लिन तियानलेई सीधे जेल के पूछताछ कक्ष में गए। जब लियू रुओयान ने एक सैनिक को दरवाजा खोलते देखा, तो उसने सोचा कि कोई उसे जमानत पर छुड़ाने आया है। वो बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसे सीधे पूछताछ कक्ष में ले जाया जाएगा। लियू रुओयान ने ऊपर देखा। उसने लिन तियानलेई को अपने सामने बैठा देखा, लेकिन जरा भी परवाह नहीं की। वो शेंगजिंग शहर के सुरक्षा ब्यूरो में कई बार जा चुकी थी, लेकिन हर बार जब उसे पकड़ा जाता, उसका परिवार उसके लिए चीजें संभालने के लिए किसी को भेजता, और हर बार परिवार द्वारा भेजे गए व्यक्ति आमतौर पर लिन तियानलेई जैसा ही चेहरा होता था। इस तरह का रवैया उसने कभी नजरअंदाज नहीं किया। उसकी नजर में ये लोग सिर्फ वे लोग थे जो उसकी सेवा करते थे। इसलिए उसने अपना सिर उठाया और तुरंत गाली देना शुरू कर दिया। क्या तुम मंदबुद्धि हो? इतनी देर से आए? मैं यहाँ 1 दिन और 1 रात से हूँ। लेकिन जब उसने बोलना समाप्त किया, लिन तियानलेई बिल्कुल भी नहीं हिला। इससे लियू रुओयान का चेहरा और भी नाराज हो गया। मेरी माँ ने तुम्हें काम करने के लिए बुलाया है, दिखावा करने के लिए नहीं। लियू रुओयान का चेहरा बेहद उग्र था। उसने लिन तियानलेई के साथ एक नौकर की तरह व्यवहार किया। लिन तियानलेई दशकों से सेना में था। उसने कभी किसी को इतना घमंडी नहीं देखा था। इसलिए उसने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की, क्योंकि लियू रुओयान ने अभी जो कहा था उसमें कुछ गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था कि उसके परिवार के पास बहुत शक्ति और प्रभाव है। ऐसा लग रहा था कि वो नियमित रूप से पुलिस स्टेशनों में आती जाती थी और हमेशा रिहा हो जाती थी। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग शामिल हैं। यह एक दिलचस्प बात थी। इससे लिन तियानलेई के मन में एक बेहतर विचार आया, क्यों न उन सभी को एक ही बार में पकड़ लिया जाए। इस तरह का परिणाम शायद मुझे बहुत संतुष्ट करेगा। एक बार फैसला हो जाने के बाद लिन तियानलेई, जिसने अपने गुस्से को दबा रखा था, हंसा और कहा, तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया है ना? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? क्या वे मुझे इस उद्योग से बाहर कर सकते हैं? जब उसने बोलना समाप्त किया, तो लियू रुओयान का चेहरा तुरंत बदल गया। मेरी माँ किंगतियान टेक्नोलॉजी ग्रुप की अध्यक्ष हैं। चेन यूनिंग का नाम क्या तुमने कभी सुना है? बस एक उंगली के इशारे पर वो तुम्हें बेरोजगार कर सकती है। यहाँ तक कि लॉन्ग देश के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी मेरी माँ का सम्मान करना पड़ता है। तुम कौन होते हो मुझसे मुकाबला करने वाले? अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद लिन तियानलेई मुड़ गया। लियू रुओयान का दिल गर्व से भर गया, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि उसके मुंह से निकले हुए घमंडी शब्द हमेशा के लिए उसकी किस्मत बदलने वाले थे। सुबह 8 बजे स्कूल के अधिकारियों का समूह जो इकट्ठा हुआ था, अंदर आया। उन्होंने सेना से व्यक्ति को वापस लाने का फैसला किया। पास से गुजर रहे छात्रों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रिंसिपल जू देहुआ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आगे चल रहे थे। उसी समय शेंगजिंग शहर की सैन्य जेल के बाहर अनुसंधान संस्थान के निदेशक लू योंगपिंग की कार सड़क के किनारे रुकी। जेल के गेट के सामने भारी भीड़ होने के कारण सड़क बंद हो गई थी। इस अजीब स्थिति ने लू योंगपिंग की रुचि जगाई। आज वो यहाँ उस कमीने लियू रुओयान का चेहरा देखने के लिए भी आया था। इन वर्षों में बेस में शोध करने के अलावा वो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए हों।
इस समय जब वो बड़ी भीड़ के पास गया तो किसी ने भी इस बूढ़े आदमी पर ध्यान नहीं दिया और जेल के गेट पर भीड़ लगाकर शोर मचाने वाले लोग प्रिंसिपल और स्कूल के अधिकारी थे जो सुबह सुबह व्यक्ति को वापस लेने आए थे। जब वे लोग सड़क के किनारे लंच बॉक्स खा रहे थे और समाधान पर चर्चा कर रहे थे, लू योंगपिंग चुपचाप भीड़ को चीरते हुए गार्ड के पास गया। उसने अपना पहचान पत्र निकाला और दूसरे पक्ष को दिखाया। जब गार्ड ने अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में पहचान वाला पाठ देखा, गार्ड ने तुरंत सलामी देने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन लू योंगपिंग ने गार्ड को किनारे खींच लिया और धीरे से फुसफुसा कर पूछा कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है। रिपोर्टिंग, निदेशक महोदय, वे शेंगजिंग यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और अधिकारी हैं। वे लियू रुओयान को रिहा करने पर अड़े हुए हैं और वे हमारे प्रमुख से भी मिलना चाहते हैं। वे सुबह से अब तक शोर मचा रहे हैं। लू योंगपिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। शेंगजिंग यूनिवर्सिटी ने सच को तोड़ने की हिम्मत कैसे की? ये चुवान को सीधे निष्कासित करने के मामले में उसने अभी तक हिसाब नहीं चुकाया था। अब ये लोग खुद ही मौत के मुंह में आ गए थे। लू योंगपिंग मुड़ा और सीधे पास में खड़े जू देहुआ के समूह की ओर चला गया। लू योंगपिंग को देखकर जू देहुआ एक पल के लिए चौंक गया, फिर तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसने लू योंगपिंग से धीमी आवाज में पूछा, प्रोफेसर, क्या आप मिस लियू रुओयान के मामले के लिए आए हैं? लू योंगपिंग, जिसने शुरू में उसे तुरंत सबक सिखाने का इरादा किया था, ने ये सुनकर और उत्साहित पत्रकारों को देखकर उसके मन में एक बेहतर योजना आई। लू योंगपिंग ने सिर हिलाया और शांत चेहरे से कहा, हाँ, मैं इसी मामले के लिए आया हूँ। ये सुनकर जू देहुआ खुशी से लगभग उछल पड़ा। यह वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। ये बूढ़ा प्रोफेसर निश्चित रूप से लियू रुओयान के मातृ परिवार द्वारा भेजा गया था, नहीं तो उसके स्तर का कोई व्यक्ति यहाँ कैसे दिखाई दे सकता है? जू देहुआ की मुस्कान उसके कानों तक पहुँच गई। उसने लू योंगपिंग से बेहद विनम्र भाव से कहा, ये बहुत भाग्यशाली है कि प्रोफेसर आए, नहीं तो मैं चिंता से मर जाता। चलिए जल्दी से अंदर जाकर मिस को बाहर लाते हैं। लू योंगपिंग ने अपने मुंह के कोने में एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अपने लोगों को अंदर ले चलो और बात करो। इन शब्दों ने जू देहुआ को बहुत खुश कर दिया। वो खुद यहाँ पूरे दिन चिल्लाता रहा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जब बूढ़ा प्रोफेसर आया, उसने कहा कि वो अंदर जा सकता है और वो तुरंत अंदर जा सकता है। उसने जल्दी से दूसरों को इशारा किया। अन्य अधिकारियों को जेल में जाकर व्यक्ति को लाने का आदेश दिया। प्रोफेसर के साथ इस बार हमें न्याय वापस लाना होगा और उस अपराधी को कड़ी सजा देनी होगी, जू देहुआ ने खुशी से कहा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। लू योंगपिंग ने उसके मस्खरे जैसे व्यवहार को देखा, बिना जरा भी परवाह किए। लू योंगपिंग के नेतृत्व में सभी शान से अंदर चले गए, लेकिन उनके पीछे का बड़ा दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरे अधिकारी समूह को हिलाकर रख दिया जब वे इस पूरी तरह से सील किए गए वातावरण में थे। लू योंगपिंग, जो हमेशा आगे चल रहा था, मुड़ गया। उसका चेहरा एक पल में बेहद ठंडा हो गया। उसने आसपास खड़े दर्जनों सैनिकों को जोर से आदेश दिया, उन सभी को पकड़ो और जेल में डाल दो। दर्जनों सैनिक तुरंत आगे बढ़े। जू देहुआ और अन्य लोग सदमे से घबरा गए। इस बीच जेल के अंदर लियू रुओयान ढिठाई से लिन तियानलेई को उंगली दिखाकर आदेश दे रही थी। लू योंगपिंग ठीक उसी समय अंदर आया। लिन तियानलेई ने कहा, ये लड़की किगतियान टेक्नोलॉजी ग्रुप की अध्यक्ष चेन यूनिंग की बेटी है। मैं अभी जांच करने जा रहा हूँ। ये सुनकर लू योंगपिंग की भौहें तन गईं। वो हमेशा शोध में लगा रहा था और इस समूह कंपनी के साथ उसका काफी संपर्क था। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर लिन तियानलेई को निर्देश दिया, तुम्हें अच्छी तरह से जांच करनी होगी, क्योंकि इस कंपनी का हमारी सेना के साथ एक संयुक्त उद्यम है। कुछ गोपनीय व्यावसायिक जानकारी है। अचानक मुझे कुछ असहज महसूस हो रहा है। किसी को उनकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थिति की जांच करने के लिए भेजो। लियू रुओयान ने दोनों की बातचीत सुनी। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि वे क्या करने जा रहे हैं। वे उसके परिवार की जांच करने जा रहे थे। लियू रुओयान के विचारों ने उसकी सांसें तेज कर दी। लिन तियानलेई के जाने के बाद लू योंगपिंग बेहद ठंडी आंखों से उसके पास आया। लियू रुओयान ने लू योंगपिंग की ओर इशारा किया और खड़ी हो गई। जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? यहाँ मेरे साथ कोई चाल मत चलो। बूढ़े आदमी, पास मत आना। मैं एक महिला हूँ। अगर तुम और पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। लेकिन इन शब्दों ने लू योंगपिंग को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया। जब उसे याद आया कि उसने कैसे दूसरों पर भी इसी तरह का आरोप लगाया था,
तो लू योंगपिंग का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। तुम सब बाहर निकलो, तुम लोग क्या देख रहे हो? जासूसों से निपटने और देशद्रोहियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजें बाहर निकालो। मुझे सब कुछ चाहिए, उन्हें अभी मेरे पास लाओ। दूसरे कमरे में सीसीटीवी देख रहा हर कोई बहुत हैरान था। वर्षों से बंद गोदाम का दरवाजा खोला गया। एक एक करके अजीब आकार की वस्तुएं बाहर लाई गईं। जब लियू रुओयान की नजर इन चीजों पर पड़ी, उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसका पिछला अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया। जेल से निकलने के बाद लिन तियानलेई सीधे अभिलेखागार विभाग गया। अभिलेखागार विभाग के प्रभारी, जिन्हें पहले से सूचित किया गया था, पहले से ही इंतजार कर रहा था और लिन तियानलेई को कमरे में ले गया। उसने फाइलों का एक ढेर निकाला। जब दस्तावेज खोले गए, चेन यूनिंग के आपराधिक रिकॉर्ड और संबंधित मामले, साथ ही उसके संबंधों का नेटवर्क, सभी व्यावसायिक संपर्क रिकॉर्ड सामने आ गए। उसने विशेष रूप से चेन यूनिंग के आपराधिक रिकॉर्ड और मामलों की जांच की। हर कहानी विस्तार से दर्ज की गई थी। इन आपराधिक रिकॉर्ड ने उसकी भौहें और गहरी कर दी। चेन यूनिंग से जुड़े सभी मामले बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हुए। या तो अपर्याप्त सबूत थे, या शिकायतकर्ता ने खुद मामला वापस ले लिया, या यह अधिकारी की गलती थी। पाए गए सबूत नकली थे। ये चीजें विभिन्न प्रकार के मामलों में हो सकती हैं, लेकिन चेन यूनिंग अकेली ही सब कुछ का सामना कर चुकी थी, और वो इतने सारे मामलों में शामिल थी। हर बार वो आसानी से और अविश्वसनीय रूप से बरी हो गई। लिन तियानलेई को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में क्रोध की आग थी। लियू रुओयान की जानकारी लाओ। उसकी आवाज के अंत में प्रभारी ने फाइलों का एक और ढेर निकाला। एक एक करके कहानियां लिन तियानलेई की आंखों के सामने आई। उसका शरीर अत्यधिक क्रोध से कांप रहा था। ये सभी लियू रुओयान द्वारा किए गए थे। इन वर्षों में उसने कितने अपराध किए थे, कितनी बुराई की थी, लेकिन चेन यूनिंग ने बस एक हाथ हिलाया। हर समस्या को हल करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। ये क्रूर और खूनी मामले थे। लिन तियानलेई के माथे पर नसें उभर आईं। अगर यह जानवर माँ बेटी की जोड़ी नहीं मरती, तो लॉन्ग देश दोषी होगा। फिर उसने अपना फोन उठाया और ज़िया एन विभाग को फोन किया। ज़िया एन विभाग एक स्वतंत्र एजेंसी थी। इस एजेंसी में केवल कुछ हजार लोग थे, लेकिन वे सभी देश भर के 1 अरब से अधिक लोगों में से चुने गए कुलीन वर्ग थे। कॉल का जवाब देते हुए लिन तियानलेई सीधे मुद्दे पर आया। मैं ज़ियाओ लियू को आपको कुछ जानकारी भेजूंगा। आपको इस माँ बेटी की जोड़ी के मामले को फिर से खोलना होगा। मुझे 3 दिनों के भीतर परिणाम चाहिए। लाइन के दूसरे छोर पर चेन एनलोंग ने अपने कंप्यूटर पर ईमेल देखा। उसका दिल भी गुस्से से भर गया। उसने कभी इतनी घृणित माँ बेटी की जोड़ी नहीं देखी थी। उसे 3 दिनों के भीतर इस मामले की जांच करनी होगी। लिन तियानलेई, जिसने अभी अभी फोन रखा था, को एक संदेश मिला। बस एक नजर डालते ही उसका चेहरा बहुत बदल गया। फिर वो जल्दी से बेस की ओर चला गया। कार सड़क पर तेज गति से दौड़ रही थी। जल्द ही वो एरोस्पेस बेस पर पहुंच गया। इस समय लू योंगपिंग भी तनाव के साथ पहुंचा। दोनों जल्दी से अपनी कारों से उतरे और सीधे प्रयोगशाला की ओर गए। प्रयोगशाला के अंदर 2 दिन और 2 रात लगातार काम करने वाले विशेषज्ञ शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए थे। प्रत्येक निराश विशेषज्ञ को देखते हुए लू योंगपिंग ने गंभीर चेहरे से पूछा, क्या इसे फिर से ठीक करने की कोशिश नहीं की जा सकती? उनमें से एक ने मुश्किल चेहरे से कहा, हार्ड डिस्क के अंदर का नुकसान बाहर से कहीं ज्यादा गंभीर है। हमने इसे कई तरीकों से पुनर्प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन अंत में हम केवल 15% डेटा पुनर्प्राप्त कर पाए। जैसे ही शब्द समाप्त हुए, लू योंगपिंग को लगा जैसे पूरी दुनिया अंधेरी हो गई हो। उसके पैरों की ताकत अचानक गायब हो गई और उसका पूरा शरीर पीछे की ओर गिर गया। सौभाग्य से सहायक की नजर तेज थी और उसने तुरंत वरिष्ठ निदेशक को पकड़ लिया। दृश्य में हर कोई इतना चौंक गया था कि वे कुछ नहीं कर सके। विशेषज्ञ जल्दी से स्थिति की जांच करने के लिए दौड़ पड़े। लिन तियानलेई का दिल भी डूब गया। उसने खुद को सहारा देने के लिए जल्दी से अपने बगल के सहायक का कंधा पकड़ लिया। जब उसने अपना संतुलन बना लिया, तो वो चिंता के साथ अपने बगल में लू योंगपिंग को देखने के लिए मुड़ा। 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के ब्लूप्रिंट का नष्ट होना ही काफी नुकसान था। अगर लू योंगपिंग भी बीमार पड़ जाता, ये समस्या नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। लू योंगपिंग, जो भीड़ से घिरा हुआ था, धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने सिर हिलाया और कहा, अगर हमें इस 15% डेटा को फिर से रिकवर करना शुरू करना है, तो ये समय पर नहीं होगा। लिन तियानलेई ने दर्द भरी आह भरी।
ये खबर उनके लिए बहुत निराशाजनक थी। मूल रूप से हमने 3 महीने के भीतर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस तरह की चीज का सामना करने के बाद भले ही ये चुवान फिर से शुरू करे, जल्द से जल्द अगले साल तक इंतजार करना होगा। जबकि स्टार्स एंड स्ट्राइप्स देश का दबाव बहुत ज्यादा था, वे ताने बाने अभी भी मेरे दिमाग में थे। इसके अलावा स्टार्स एंड स्ट्राइप्स देश ने अपने लड़ाकू विमान भेजे, खुले तौर पर ड्रैगन किंगडम के क्षेत्रीय जल के ऊपर चुनौती देने के लिए, लेकिन हम केवल असहाय होकर देख सकते थे। उन्हें हमारे जल में अपनी इच्छानुसार उड़ते हुए देखना और फिर बेफिक्र होकर चले जाना। भले ही उस समय मेरा दिल कितनी भी कुंठा से भरा हो, लड़ने का कोई तरीका नहीं था। यही वो चीज थी जिसने मुझे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया कि 3 महीने के भीतर इस विमान को आसमान में होना चाहिए। लेकिन अब ब्लूप्रिंट नष्ट हो गए हैं। लिन तियानलेई और यू योंगपिंग दोनों निराशा की स्थिति में थे। आहें पूरे क्षेत्र में गूंज रही थीं। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की योजना के विफल होने पर सभी को दुख हुआ। हालांकि वे यह नहीं जानते थे, इस पल मैंने अभी अभी अपने पेन की टोपी बंद की थी। मेरे हाथ में सबसे उत्तम छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का मसौदा था। मैंने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मैं तुरंत मसौदे को लेकर एरोस्पेस उड़ान परीक्षण बेस की ओर गया। आधे घंटे बाद मैं बेस की प्रयोगशाला में पहुंचा। जब उन्होंने मुझे अंदर आते देखा तो लिन तियानलेई और लू योंगपिंग दोनों ने भ्रमित भाव दिखाए। घर पर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के बजाय वो यहाँ क्यों आया था? जाहिर है तीनों का मूड बहुत खराब था। मैं धीरे से हंसा और अपने बैग से नई छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का ब्लूप्रिंट निकाला। इस नई छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को पूरी तरह से सुधारा गया है और कई बिंदुओं में प्रदर्शन को भी बढ़ाया गया है, जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के प्रदर्शन को बहुत बढ़ा देगा। मेरे हाथ में कागज देखकर लिन तियानलेई और यू योंगपिंग ने एक दूसरे को अविश्वास में देखा। वे एक पल के लिए इतने चौंक गए कि कुछ बोल नहीं पाए। लू योंगपिंग अपने सदमे से सबसे पहले उबरने वाला था। उसने उत्साह और सावधानी से मेरे हाथ से मसौदा छीन लिया। जब उसने देखा कि उस पर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का डिजाइन वास्तव में पूर्ण था, तो खुशी के आंसू अनियंत्रित रूप से उसके गालों पर बहने लगे। लिन तियानलेई ने मुझे गले लगाया और जोर से हंसा। अगले 3 महीनों में इस ग्रह के आकाश में हम हुआक्सिया की छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को देखेंगे। हमें अब स्टार्स एंड स्ट्राइप्स देश के अंतरिक्ष यान से दबना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर मैंने सिर हिलाया और कहा, 3 महीने अब संभव नहीं हैं। लिन तियानलेई की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। हालांकि उसे खेद था कि छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान मूल योजना के अनुसार उड़ान नहीं भर सकता। ब्लूप्रिंट को इस हद तक पुनर्प्राप्त करना पहले से ही बहुत अच्छा था। उसने और कुछ उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने मुझसे गंभीर आवाज और चेहरे से कहा, ये चुवान, तुमने जो किया है वो पहले से ही अविश्वसनीय है। हम सभी ने तुम्हारे प्रयास देखे हैं। चाहे इसके बाद कितना भी समय लगे, हम इंतजार कर सकते हैं। मैंने उसे देखा और एक एक शब्द दृढ़ता से कहा, मुझे केवल 1 महीने का समय चाहिए। जब से स्टार्स एंड स्ट्राइप्स देश भौंकना बंद नहीं कर रहा, हमें उन्हें एक सबक सिखाना होगा। लिन तियानलेई को मुझ पर पूरा भरोसा था। वो मुझे तुरंत एरोस्पेस बेस के अंदर अनुसंधान और विकास कारखाने में ले गया। लिन तियानलेई ने सभी वरिष्ठ इंजीनियरों को एक बैठक के लिए बुलाया और औपचारिक रूप से सभी से मेरा परिचय कराया। कारखाने के प्रमुख जियांग पिंग ने मेरी बहुत प्रशंसा की और मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। कई इंजीनियरों ने मुझे श्रद्धा की दृष्टि से देखा, क्योंकि मेरी उपस्थिति ड्रैगन किंगडम की छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास को गति देने वाली प्रेरक शक्ति थी। मैंने गहरी सांस ली और सभी इंजीनियरों से गंभीरता से कहा, मुझे सभी से माफी मांगनी होगी। अभी मैं इस लड़ाकू विमान के बाहरी संरचना के डिजाइन को पूरी तरह से रद्द और फिर से डिजाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान पहले ही आसमान में पहुंच चुका है। इसकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। अगर हम ड्रैगन देश के लड़ाकू विमान में सुधार और उन्नयन नहीं करते हैं, तो भले ही यह सफलतापूर्वक उड़ान भर ले, ये केवल उनके लिए गिराने का एक लक्ष्य होगा। मैंने नई छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का डिजाइन पूरा कर लिया है। बाकी आप इंजीनियरों पर निर्भर है कि आप इसे बनाने में अपनी पूरी कोशिश करें। परियोजना के प्रभारी प्रमुख जियांग पिंग ने ये सुनकर तुरंत घोषणा की, जब तक ड्रैगन देश का छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान आसमान में दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर दबाव डाल सकता है, चाहे हमें कितना भी प्रयास करना पड़े, हम कुछ भी करने को तैयार हैं।
जियांग पिंग के समूह की दृढ़ आंखों को देखते हुए मैंने पूछा, हमें इस छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा? जियांग पिंग ने कहा कि पिछले अनुभव के आधार पर इस बार इस पुनर्निर्मित विमान को फिर से पूरी तरह से इकट्ठा करने में केवल 4 महीने लगेंगे। ये सुनकर मैंने सिर हिलाया और कहा, 4 महीने बहुत धीमा है। हमें 1 महीने के भीतर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण पूरा करना होगा और इसे ड्रैगन देश के आकाश में अपनी शक्ति की घोषणा करने के लिए भेजना होगा। मेरी आवाज दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से भरी थी। इससे तुरंत सभी के चेहरे बदल गए। उन्होंने 10 साल से अधिक समय तक लड़ाकू विमानों पर शोध किया था। वे हर कदम के विवरण को अच्छी तरह से जानते थे। इसे 1 महीने में पूरा करना लगभग एक कल्पना थी, इसलिए मैंने सभी को गंभीर आंखों से देखा। मैं जानता हूं कि यह एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन अभी संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव हम पर है। हमारे पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। जब तक हर कोई मेरे साथ सहयोग करता है, मुझे विश्वास है कि हम इसे निश्चित रूप से कर सकते हैं। मेरे शब्दों के साथ सभी की आंखें बदलने लगीं। अब हर किसी की आंखों में एक धधकती हुई लौ दिखाई दे रही थी। ये स्पष्ट था कि उनके दिल भी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति क्रोध से भरे हुए थे और वे किसी को भी अपनी मातृभूमि की गरिमा को रौंदने नहीं देंगे। समय बर्बाद न करने के लिए मैंने तुरंत पहली कार्य बैठक बुलाई। बड़े सम्मेलन कक्ष के अंदर मैंने 100 से अधिक विमानन विशेषज्ञों को देखा और लड़ाकू विमान के नवीनतम विवरणों को विस्तार से समझाया। मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रत्येक डेटा हर पहलू में संयुक्त राज्य अमेरिका के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान से बेहतर था। बैठक सुबह 2 बजे तक चली। सब कुछ योजना बनाने के बाद मैंने 1 सेकंड भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। मैं सीधे कार्यस्थल पर गया और तुरंत काम करना शुरू कर दिया। 1 महीने में चमकने वाली सफलता के लिए हर कोई पागलों की तरह कड़ी मेहनत कर रहा था। 3 दिन जल्दी बीत गए। मेरी देखरेख में सभी विभाग तेजी से और व्यवस्थित रूप से समन्वय कर रहे थे। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को इकट्ठा करने की गति पहले की तुलना में कई गुना तेज थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉन्ग एक्शन इंजन, जो मुख्य हृदय घटक है, अभी उत्पादन के चरण में था। यह एक प्रतीक था जो हुआक्सिया के ड्रैगन के दिल जैसा था और ड्रैगन देश की हवाई सुरक्षा की रक्षा करने का महान कर्तव्य वहन किया। उसी समय लिन तियानलेई को टीम के नेता चेन एनलोंग से एक संदेश मिला। जब लिन तियानलेई ने संदेश देखा, वो तुरंत सुरक्षा विभाग के लिए रवाना हो गया। केवल 3 दिनों में वो चेन परिवार की माँ बेटी की जोड़ी की कहानियों की पूरी तरह से जांच करने में सक्षम था। वर्षों से दबे रहस्य और सच्चाई सामने आ गए। लिन तियानलेई ने ध्यान से इकट्ठे किए गए दस्तावेजों को पलटा। अचानक एक नाम ने उसकी रुचि जगाई, लियू सुएई। यह आदमी वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जब वो जवान था तो वो ड्रैगन देश के शीर्ष अरबपतियों में से एक था और उसके पास दर्जनों सहायक कंपनियां थीं। लेकिन बाद में वो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास कर गया और फिर कोई खबर नहीं आई। लिन तियानलेई समझ नहीं पाया, इस आदमी का चेन यूनिंग के साथ इतना करीबी रिश्ता कैसे हो सकता है कि गतियान टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के कार्यालय के अंदर चेन यूनिंग फोन पर बात कर रही थी। लाइन के दूसरे छोर पर एक आदमी की गहरी आवाज थी जिसने पूछा, हमारी बेटी अब कैसी है? क्या उसे रिहा कर दिया गया है? चेन यूनिंग ने शांत आवाज में जवाब दिया, शेंगजिंग शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेन यूनिंग जैसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहें और विदेश में छिपे रहें। आपको जो नवीनतम जानकारी चाहिए थी मैंने उसे भेज दिया है। अभी अभी मिली खबर के अनुसार ऐसा लगता है कि वे कुछ बहुत महत्वपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। इन दिनों आंतरिक नियंत्रण बहुत सख्त है। फोन पर आदमी धीरे धीरे और बेपरवाही से हंसा। कोई बात नहीं, बस इस जानकारी के साथ चाहे वे कितना भी संघर्ष करें, वे हमारे चंगुल से नहीं बच सकते। बोलने के बाद उसने एक अंतिम चेतावनी दी, संयुक्त राज्य अमेरिका की छठी पीढ़ी की लड़ाकू विमान योजना केवल शुरुआत है। इसके बाद नई चालें होंगी। बेशक हमें उन्हें सबसे भारी नुकसान पहुंचाना होगा। तुम्हें भी थोड़ा शांत रहना होगा। किसी को भी शक मत होने देना कि वे तुम्हें पकड़ सके। चेन यूनिंग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं जानती हूँ कि क्या करना है। उसी समय जिया एन ने लिन तियानलेई के आदेशों का पालन किया। उसने तुरंत तियानक्सिन विभाग से संपर्क किया। चेन एनलोंग ने मामले की गंभीरता को अच्छी तरह से समझा, इसलिए उसने व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व किया।
केवल 3 मिनट में जिया देश की 200 से अधिक कुलीन गिरफ्तारी इकाइयां आदेशों की प्रतीक्षा कर रही थी। इस समय हर कोई गंभीरता से आदेशों का इंतजार कर रहा था। बस चेन एनलॉन्ग के एक आदेश की प्रतीक्षा थी। मैं तुम लोगों से सबसे तेज कार्रवाई देखना चाहता हूँ। बिजली की तरह हमला करो, इसे एक ही बार में खत्म कर दो, समझे? आदेश के अंत में सभी सैनिक तेजी से चले गए। 10 सेकंड से भी कम समय में दर्जनों सैन्य वाहन गैराज से बाहर निकल गए। चेन एनलॉन्ग ने तियानक्सिन विभाग द्वारा दिए गए स्थान का अनुसरण किया। जल्द ही वो इस बड़े निजी हवेली में पहुंचा। उसके आदेश के अनुसार काफिला तितर बितर हो गया, पूरी हवेली को घेर लिया। फिर सैनिक अंदर घुस गए, जल्दी से सामने के स्वागत कक्ष को नियंत्रित कर लिया। काली बंदूकों की नालें घटनास्थल पर मौजूद हर किसी पर तनी हुई थी, जिससे वे डर से कांप रहे थे। हर कोई छिपने की जगह ढूंढ रहा था। चेन एनलॉन्ग सीधे हवेली में चला गया। रास्ते में उसने कई शानदार निजी कमरे देखे। अंदर हर तरह की गतिविधियां थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटी सी हवेली पतन का अड्डा होगी, और जबकि बाहर हवेली के सबसे गहरे हिस्से में लोगों को गिरफ्तार करने में व्यस्त था। अत्यंत शानदार प्रेसिडेंशियल सूइट के अंदर चेन यूनिंग खुशी से आनंद ले रही थी। उसके बगल में कई मोटे गंजे अधेड़ उम्र के आदमी भी थे, एक उच्च स्तरीय मालिश करने वाले की मालिश का आनंद ले रहे थे। तभी सूइट का दरवाजा जोर से खुला। फिर चेन एनलॉन्ग तेजी से अंदर आया, बिस्तर पर झुकी हुई चेन यूनिंग को देखते हुए जो आराम से धुआं उड़ा रही थी। चेन एनलॉन्ग की आंखें बर्फीली थीं। फिर उसने बगल के कई मोटे गंजे अधेड़ उम्र के आदमियों को देखा। उसका चेहरा और भी खराब हो गया। बाहर निकलो, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? खुशी में बाधा पड़ने पर चेन यूनिंग ने भ्रमित होकर ऊपर देखा। उसके बगल के कई अधेड़ उम्र के आदमी भी नाराज थे, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा और चेन एनलॉन्ग का चेहरा देखा तो वे तुरंत सदमे से जम गए। और जब हर कोई हैरान था, चेन यूनिंग फिर से बोली, तुम लोग अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले? चेन यूनिंग ने डांटा। वो दरवाजे पर खड़े सूट वाले आदमी को नहीं पहचानती थी, लेकिन उसके बगल के लोग उसे अच्छी तरह से जानते थे। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री चेन एनलॉन्ग। उसके हाथों में शक्ति कोई साधारण बात नहीं थी। हर कोई जल्दी से बिस्तर से लुढ़क गया, जल्दी से अपने शरीर पर कपड़े खींच लिए और चेन एनलॉन्ग को बधाई देने के लिए चापलूसी भरी मुस्कान के साथ। मंत्री चेन, यह एक गलतफहमी है। लेकिन चेन एनलॉन्ग ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसकी ओर आ रहे आदमी को देखकर उसने उसे तुरंत जमीन पर लात मारकर गिरा दिया। वो बात कमांडर से कहना। बोलने के बाद उसने हाथ हिलाया। सैनिक जल्दी से उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। ये दृश्य देखकर चेन यूनिंग को अभी अभी एहसास हुआ। तुम लोग कौन हो? चेन यूनिंग ने बिस्तर से उठते हुए कहा और तुरंत अपने बगल के मोबाइल फोन तक पहुंची। वो अपने पति को खबर देना चाहती थी। चेन एनलॉन्ग ने आदेश दिया। उसके विचारों को पूरी तरह से काट दिया। चेन यूनिंग जोर से चिल्लाई, पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी। मैं एक वकील बुलाऊंगी। लेकिन अगले ही पल एक सैनिक का हाथ उसके चेहरे पर जोर से पड़ा। उसे अपना बकबक करने वाला बदबूदार मुंह बंद करने के लिए मजबूर किया। फिर 5 चमकीले लाल उंगलियों के निशान उसके चेहरे पर सूज गए। एक चांदी की हथकड़ी उसकी कलाई पर लगा दी गई। फिर उसे सैनिकों द्वारा बाहर ले जाया गया, लेकिन वो अभी भी चेन एनलॉन्ग को घृणा से देख रही थी। देख लेना, तुम खत्म हो जाओगे। उसके शब्दों में अत्यधिक घृणा थी। चेन एनलॉन्ग को उससे बात करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने सैनिकों को सभी को सीधे बाहर ले जाने का इशारा किया। जब वो हॉल में पहुंचा तो वो पहले से ही गिरफ्तार किए गए लोगों से भरा हुआ था जो दुबके हुए थे। चेन एनलॉन्ग के मन में कुछ आश्चर्य था, एक ही बार में इतने सारे लोगों को पकड़ना। इसके अलावा उनमें से कई उच्च पद और शक्ति वाले लोग थे, जिसने उसे वास्तव में हैरान कर दिया। ये चेन यूनिंग वास्तव में साधारण नहीं थी। शेंगजिंग शहर की सैन्य जेल के सबसे गहरे पूछताछ कक्ष में लियू रोयांग को एक पूछताछ कुर्सी से बांध दिया गया था। वो हिल नहीं सकती थी। इस समय उसका पूरा शरीर खून के धब्बों से ढका हुआ था। लियू योंगपिंग चुपचाप बगल में बैठा देख रहा था। इस तरह का कचरा समाज के लिए एक उपद्रव पैदा करने वाला मैल, प्रताड़ित किए जाने पर भी दया के लायक नहीं। तभी फोन अचानक बज उठा। उसने एक नजर डाली और देखा कि यह मैं ही फोन कर रहा था। ये चुवान, क्या बात है? लियू योंगपिंग ने धीरे से जवाब दिया। लॉन्गएक्सिन को अभी भी आखिरी सामग्री की कमी है। आपूर्ति विभाग ने कहा कि यह बहुत कीमती है। इसे जारी करने से पहले आपको इसे मंजूरी देनी होगी।
मेरी आवाज हल्की और थोड़ी थकी हुई लग रही थी। ठीक है, मैं इसे तुरंत संभाल लूंगा। ये सुनकर लू योंगपिंग ने जल्दी से सिर हिलाया। ये चुवान के शब्दों को सुनकर और बगल में लियू रुओयान को देखकर उसके दिल में गुस्सा बढ़ गया। अगर इस कुतिया के लिए नहीं तो मैंने बहुत पहले मसौदा पूरा कर लिया होता और मुझे 2 दिन आराम से सोने को मिलता। लू योंगपिंग ने सामने के पूछताछकर्ता को धक्का दिया और फिर से आगे बढ़ा। डीन लू, वहाँ क्या हो रहा है? मैंने फोन पर एक थप्पड़ की आवाज सुनी और जिज्ञासा से पूछा। मेरा सवाल सुनकर लू योंगपिंग ने जल्दी से किसी को लियू रुओयान का मुंह बंद करने के लिए कहा। उसी समय लू योंगपिंग का चेहरा तुरंत गुस्से से मुस्कुराते हुए में बदल गया। कुछ नहीं, मैं बस एक मक्खी को मार रहा था। फोन रखने के बाद लू योंगपिंग लियू रुओयान को देखने के लिए मुड़ा और कुछ पूछताछकर्ताओं से कहा, उसे पहले कैद कर लो, कड़ी निगरानी रखनी होगी। आदेश देने के बाद लू योंगपिंग ने पूछताछ कक्ष का दरवाजा खोला और तेजी से बाहर चला गया। उसी समय लिन तियानलेई भी चेन यूनिंग के आगमन की तैयारी के लिए जेल पहुंचा। जेल में लिन तियानलेई ने लू योंगपिंग को रोक दिया जो तेजी से चल रहा था और पूछा, मैं कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूँ। लू योंगपिंग ने ऊपर देखा, रुका और जवाब दिया, गिरफ्तारी अभियान कैसा रहा? क्या ये सुचारू रूप से चला? निश्चिंत रहें, जिया, एन यूनिट ने कार्रवाई की, कोई समस्या नहीं होगी। लिन तियानलेई ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे से कहा। बोलने के बाद उसने विषय बदल दिया और एक और बात कही, चेन यूनिंग के पति का इतिहास बहुत अजीब है। ये सुनकर लू योंगपिंग का चेहरा गंभीर हो गया। क्या उसकी स्थिति बहुत खास है? उसके बारे में जानकारी लगभग खाली है, लेकिन जितना ज्यादा ऐसा होता है उतना ही मुझे लगता है कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। वैसे भी चाहे लियू रुओयान और चेन यूनिंग कितनी भी परेशानी खड़ी करें, वे अभी भी जिया देश में हैं। चाहे कुछ भी हो, वे उसके चंगुल से नहीं बच सकते। इसलिए लिन तियानलेई विशेष रूप से चिंतित नहीं था कि वे मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन लियू जुई की परछाई भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि वो वास्तव में मर गया या उसने मरने का नाटक किया। जितना अधिक रहस्यमय और अप्रत्याशित, उतना ही अधिक मौका है कि वो आपको पीठ में छुरा घोंप सकता है। 20 मिनट बाद चेन एनवू उत्साह से जेल के अंदर एक कार्यालय में भागा। लू योंगपिंग और लिन तियानलेई, जिन्होंने अभी अभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे, पूछताछ और सजा के मामले पर चर्चा कर रहे थे। चेन एनवू को दौड़ते हुए देखकर उन्होंने एक साथ ऊपर देखा। मार्शल, डीन, सभी को पकड़ लिया गया है। कुछ संबंधित भ्रष्ट अधिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जुआंगयुआन होटल में कई अधिकारियों को पकड़ा गया। उनमें से कई प्रांतीय स्तर के शक्तिशाली लोग थे। ये सुनकर लिन तियानलेई का चेहरा तुरंत उदास हो गया। जब चेन एनवू ने ये देखा तो उसने जल्दी से कहा, जो कुछ भी हुआ था उसे विस्तार से बताया। लिन तियानलेई और लू योंगपिंग ने सब कुछ सुनने के बाद वे दोनों गहरी सांस लेने लगे। कोई आश्चर्य नहीं कि यह माँ बेटी की जोड़ी इतनी ढीठ और अत्याचारी थी। तो ये पता चला कि उनके सिर पर एक बड़ी छतरी थी। जब तीनों बात कर रहे थे, कई सैन्य वाहन जेल के आंगन में रुके। चेन यिंग और कई बड़े मोटे भ्रष्ट अधिकारी को सैनिकों द्वारा कारों से नीचे उतारा गया और जेल में ले जाया गया। उसके पीछे के कई भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरे पर डर था। उनके मन में आश्चर्य हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ है, उन्हें अचानक क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ भी बड़ी बात नहीं होगी। चेन यिंग ने सबकी घबराहट देखकर उन्हें दिलासा दिया। शायद कोई बेवकूफ है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है। उसकी आवाज बहुत कठोर थी। उसे अपने सामने की जेल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। चुप रहो और जल्दी चलो, सैनिक ने गुस्से से डांटा और उन्हें अंदर जाने के लिए तेजी से चलने पर मजबूर किया। जेल की कोठरी में जू देहुआ और स्कूल के अधिकारियों का समूह डरा हुआ था। उनके दिल में बेहिसाब चिंता भरी थी। उन्हें पकड़े हुए 3 दिन हो चुके थे। ऐसी जगह पर न खा सकते थे न सो सकते थे। जू देहुआ बेसब्री से किसी बचाने वाले का इंतजार कर रहा था। बगल में स्कूल के अधिकारी झुंड में खड़े तरह तरह की संभावनाओं पर अटकलें लगा रहे थे। जो बातें उसने सुनी उससे जू देहुआ के रोंगटे खड़े हो गए। सब लोग कृपया कुछ न कहें, इतना डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन वो चेयरमैन चेन से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। जू देहुआ ने सबको दिलासा दिया, सबका मनोबल बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके शांत चेहरे को देखकर सबने सिर हिलाया। उस पल हर कोई चेन यिंग के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
और तभी गलियारे से कदमों की आहट सुनाई दी, जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कई लोगों को इस ओर आते देखा। सैनिक एक महिला को कसकर पकड़े हुए थे। उस महिला की कलाई पर चांदी की हथकड़ियां थीं। उसने सिर झुका रखा था और उसके बाल आधे चेहरे को ढके हुए थे। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी नजरें सबसे मिली। सब एक पल के लिए चौंक गए। जू देहुआ ने उस जाने पहचाने चेहरे को देखा और तुरंत पत्थर का बन गया। चेन यिंगिंग को क्यों गिरफ्तार किया गया? चेयरमैन चेन, यह क्या हो रहा है? जू देहुआ ने पास आती चेन यिंगिंग को देखा और कांपती आवाज में पूछा। चेन यिंगिंग ने कोठरी में स्कूल के अधिकारियों को देखा, एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उसके दिल में अत्यधिक शर्मिंदगी थी। डर सबके दिलों में तेजी से फैल गया। चेन यिंगिंग को बंद हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि गलियारे से एक तीखी चीख सुनाई दी। तुम सबको मरना होगा। मैं अपने हाथों से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। मैं अपने हाथों से तुम सबको तड़पाऊंगी। मैं ये चुवान को मार डालूंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि जीने की इच्छा न होने तक का दर्द कैसा होता है। लियू रुओयान की दहाड़ लोहे की दीवारों को चीर गई और पूरे गलियारे में गूंज गई। उसके शरीर का निचला हिस्सा जमकर अलग हो चुका था। उसे 2 सैनिक बाजुओं से पकड़कर घसीट रहे थे और जब उसे ज्यादा दूर नहीं घसीटा गया, सामने की कोठरी में उससे पूछताछ करने वाले गार्ड ने सलाखों के पीछे के व्यक्ति पर एक नजर डाली और ठंड से कहा, तुम्हारी माँ यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। लियू रुओयान और चेन यिंगिंग ने एक दूसरे को देखा। लियू रुओयान पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। बगल की 2 कोठरियों से देखने वाले लोग भी इस दृश्य से हैरान रह गए। लियू रुओयान का पूरा शरीर ताजे खून से लथपथ था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सूजा हुआ था। जू देहुआ ने लियू रुओयान को देखा और पूरी तरह से हिम्मत हार गया। वहीं चेन यिंगिंग ने लियू रुओयान को इस हालत में देखा तो उसकी दोनों आंखें लाल हो गईं और वो गुस्से से फट पड़ी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? तुम लोग मरना चाहते हो, है ना? चेन यिंगिंग दोनों सैनिकों पर दहाड़ी। मैं तुम लोगों से इसकी कीमत वसूलूंगी। कोई भी नहीं बचेगा। चेन यिंगिंग ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि एक सैनिक ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। बहुत बोलती हो। बात खत्म करके उसने कोठरी का दरवाजा खोला और लियू रुओयान को तुरंत अंदर फेंक दिया। चेन यिंगिंग ने और कुछ नहीं कहा और जल्दी से अपनी बेटी को गले लगा लिया। ये किसकी करतूत है? हमेशा से हम ही दूसरों को नुकसान पहुंचाते आए हैं। आज तक किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। चेन यूनिंग ने लियू रुओयान को देखा। उसका दिल गुस्से से भरा था और पूछा, ये चुवान? यह वही घिनौना ये चुवान है। उसने ही यह सब करने के लिए लोगों को भेजा है। लियू रुओयान ने दीवार से टिकने की कोशिश की। उसकी आंखें लाल थीं। उसके मुंह से ये चुवान के 2 शब्द निकले। उसने दांत पीसते हुए कहा, वो मरने से नहीं डरता। मैं उसे खून से कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। चेन यूनिंग की आंखें नफरत से भरी थीं। उसने भी क्रूरता से कहा। फिर उसने आसपास के सभी लोगों को देखा। कई भ्रष्ट अधिकारी डर से कांप रहे थे। चेन यूनिंग अच्छी तरह जानती थी कि वे इस मामले की वजह से अंदर आए हैं। उसने मन में थोड़ा सोचा। चेन यूनिंग ने बोलना शुरू किया, सब लोग घबराओ मत। मैंने तुम लोगों के साथ कई सालों तक काम किया है। हमने क्या कुछ नहीं देखा है? उसकी प्रेरित करने की शक्ति अभी भी मजबूत थी। कुछ ही शब्दों के बाद सबके चेहरे बदल गए। सबने सहमति में सिर हिलाया। उनके दिलों में फिर से उम्मीद जाग उठी। दूसरी ओर लिन तियानलेई ने इस घटना में गिरफ्तार हुए सभी लोगों की सूची पढ़ ली थी। चेन यूनिंग से पूछताछ की तैयारी करो। लू योंगपिंग ने हाथ में रखे दस्तावेज नीचे रखे और कहा, आज इस शैतान का आखिरी दिन होगा। लिन तियानलेई ने सुना और सिर हिलाया। फिर वो जल्दी से नीचे चला गया। उसी समय हजारों मील दूर समुद्र के दूसरी ओर एक खूबसूरत नजारे से घिरी आलीशान हवेली के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी मेज पर एक सीलबंद दस्तावेज खोल रहा था। ये चीज जिया देश से हजारों मील दूर एक विशेष व्यक्ति द्वारा गुप्त रूप से भेजी गई थी। उस आदमी का चेहरा गंभीर था। उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और बड़े लिफाफे से सब कुछ निकाला। विभिन्न हस्तलिखित कागज के दस्तावेजों के अलावा कई तरह की मुद्रित जानकारी भी थी। उसमें कई उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें भी थीं। जिया देश में मैडम के भेस बदलने से मालिक की योजना वास्तव में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बगल में खड़े एक पतले पुरुष सचिव ने उस आदमी के लिए एक कप चाय डाली और विनम्रता से कहा, मोसेस, एक कॉपी बनाओ और तुरंत परिवार को भेज दो। मोसेस नाम के सचिव ने लिफाफा उठाया और स्टडी रूम से बाहर चला गया। इस मामले को निपटाने के बाद उस आदमी ने मेज पर रखा टैबलेट उठाया।
उसने जिया देश का इंटरनेट प्लेटफॉर्म खोला। कुछ दिन पहले उसकी बेटी के साथ जो हुआ था, उससे उसका दिल अभी भी कांप रहा था। इसलिए उसने जिया देश के नेटवर्क की जांच जारी रखी। उसकी उंगलियां स्वाइप कर रही थीं। विभिन्न सूचना पोस्ट उसके सामने आए। प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ये चौहान, पूरे परिवार के वफादार नायकों का बेटा, मातृभूमि के लिए जोशीला दिल। एक एक करके पोस्ट स्क्रॉल करते हुए वो आदमी ज्यादातर सिर्फ शीर्षक देखता और आगे बढ़ जाता। जैसे ही वो कंप्यूटर बंद करने वाला था, अचानक अगली पोस्ट ने उसका ध्यान खींच लिया। यह ज़ुआंगयुआन होटल है। उस आदमी ने तस्वीर देखी और तुरंत पहचान लिया। तस्वीर में कई सैनिक इलाके को घेरे हुए थे। उसमें लोगों को सैन्य वाहनों में ले जाते हुए भी देखा जा सकता था। उस आदमी के दिल में एक बेचैनी सी उठी। उसने टैबलेट नीचे रखा और अपने निजी सचिव को फोन किया। मोसेस, शेंगजिंग शहर में ज़ुआंगयुआन होटल के मामले की तुरंत जांच करो। जबकि उस आदमी का दिल बेचैन था। इस समय शेंगजिंग शहर की सैन्य जेल में लिन तियानलेई, लू योंगपिंग, चेन एनवू और न्याय मंत्रालय के कई अधिकारियों के साथ पूछताछ कक्ष की ओर जा रहा था। अभी जेल में इस मामले के 100 से अधिक महत्वपूर्ण संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। मार्शल, पूछताछ की तैयारी पूरी हो चुकी है। पूछताछ किसी भी समय शुरू की जा सकती है। लिन तियानलेई ने बस सिर हिलाया और उसके पास से गुजरकर पूछताछ कक्ष के दरवाजे में चला गया। कोठरी में चेन यूनिंग अभी भी सबका मनोबल बढ़ा रही थी, जिससे उन्हें उम्मीद बनी रही। लेकिन अचानक गलियारे से कदमों की आहट आई, जिससे सब फिर से तनाव में आ गए। सबने बाहर देखा। कुछ सेकंड बाद 6-7 सैनिक अंदर आए। उन्होंने कोठरी में सभी पर एक नजर डाली, फिर कोठरी का दरवाजा खोला। वे चेन यूनिंग और अन्य लोगों को तुरंत बाहर ले गए, साथ ही बगल की कोठरी में जू देहुआ को भी। उन सभी को पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। उन भ्रष्ट अधिकारियों ने पहले तो शांत रहने का नाटक किया, लेकिन जब उन्होंने पूछताछ करने वाले की सीट पर बैठे व्यक्ति को देखा तो उनके चेहरे तुरंत बदल गए। मार्शल लिन, कोई डर से कांपती आवाज में चिल्लाया। घबराया हुआ चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। चेन यूनिंग पर टिकी उनकी उम्मीदें वहीं बिखर गईं। आखिरकार उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। चेन यूनिंग तो भौचक्की की खड़ी रह गई। फिर उस खुरदुरे चेहरे वाले आदमी को पूछताछ के लिए लाया गया, जिसे स्कूल में एक स्नाइपर ने गोली मारी थी। लिन तियानलेई के भारी दबाव में उस खुरदुरे चेहरे वाले ने चेन यूनिंग द्वारा हत्या के लिए उकसाने की पूरी सच्चाई कबूल कर ली। लिन तियानलेई ने अपनी नजरें चेन यूनिंग पर गड़ाए रखी। जब उसने देखा कि वो अभी भी शांत रहने का नाटक कर रही है, तो उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और बगल में खड़े खुरदुरे चेहरे वाले पर निशाना साधा। तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अभी नरक में जाओ, ये कहकर उसने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। बैंग! गोली की आवाज पूरे पूछताछ कक्ष में गूंज गई। खुरदुरे चेहरे वाले के सीने में अंगूठे के आकार का एक छेद हो गया। एक 5.6 मिलीमीटर स्टील कोर की गोली ने उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस दृश्य ने चेन यूनिंग को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें आतंक से भरी थीं। बगल में खड़े भ्रष्ट अधिकारी चीख पड़े, तुम्हारे पाप कभी नहीं धुलेंगे। लिन तियानलेई ने चेन यूनिंग की ओर मुड़कर बर्फीली आवाज में कहा। इस बार लिन तियानलेई के शब्दों का सामना करते हुए उसकी आंखों में पहले जैसा घमंड नहीं था। उस गोली की शक्ति ने उसे पूरी तरह से डरा दिया था। उसके बाद लिन तियानलेई ने मेज पर से एक दस्तावेज उठाया। उसने बगल में खड़े भ्रष्ट अधिकारियों को देखा। उस गोली ने उन्हें इतना डरा दिया था कि वे लगभग पेशाब करने वाले थे। केवल सामने बैठा ये सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति ही बिना किसी परिणाम के डर के जीवन और मृत्यु का फैसला करने की हिम्मत कर सकता था। एक एक करके उन्होंने जल्दी से अपने अपराध कबूल कर लिए, जिसमें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भी शामिल थी, और कानून जानने के बावजूद किए गए जघन्य अपराध। सबने पागलपन से चेन यूनिंग पर उंगली उठाई। मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं मुख्य गवाह बनना चाहता हूँ। मैं उसे बेनकाब करूँगा। जाहिर है वे जानते थे कि इस बार वे बच नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने चेन यूनिंग को अपने साथ नीचे खींचने का फैसला किया। अगर मरना है तो साथ मरेंगे, कमीनों! चेन यूनिंग गुस्से से दहाड़ी। उसने उस आदमी को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन चेन एनवू ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे पर हथेली का निशान तुरंत सूज गया। थप्पड़ के निशान से खून रिस रहा था, जिससे पता चल रहा था कि यह कितना दर्दनाक था। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। चेन यूनिंग, क्या तुम अपना अपराध कबूल करोगी? लिन तियानलेई ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया।
चेन यूनिंग ये जानते हुए कि सब कुछ खत्म हो गया है, दयनीय रूप से हंसी। उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। बस 2 छोटे शब्द। चेन यूनिंग ऐसी लग रही थी जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। तुम्हें बस लियू जुई के बारे में सब कुछ उगलना है और फिर तुम जेल में सड़ सकती हो, लिन तियानले ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन जिस पल उसने बोलना खत्म किया, वो उपहास में हंस पड़ी। मैं सोच रही थी कि तुम इतने समय से क्या कर रही हो। तो ये सब मुझसे जानकारी निकलवाने के लिए था। चेन यूनिंग की आंखें बेहद ठंडी हो गईं। जिस तरह से उसने लिन तियानले को देखा, उसमें मौत का सामना करने के लिए तैयार किसी व्यक्ति का पागलपन था। तुम बस देखते रहो। अगर मुझे बर्बाद होना है तो तुम जिया के लोग भी मेरे साथ बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। इस अप्रत्याशित स्थिति ने लिन तियानले को बहुत गुस्सा दिलाया। वो अभी भी उस रहस्यमय लियू जुई के बारे में चिंतित था, क्योंकि इस बार उसने उसकी पत्नी और बेटी दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। साए में छिपा वो आदमी बदला लेने के लिए कैसे लौटेगा, वो कब सामने आएगा, यह कोई नहीं जानता था। अगर वो एक दिन मेरे पास भी आ जाए तो शायद मैं उसे पहचान भी न पाऊं। जितना अधिक वो सोचता, उतना ही उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस होती और वो बेचैन हो जाता। उसने चेन यूनिंग को जोर से फेंक दिया। लिन तियानले पूछताछ की मेज पर वापस गया। उसे सबसे कठोर सजा सुनाने वाला था। अचानक पूछताछ कक्ष का दरवाजा खुला और एक सैनिक तेजी से अंदर आया। कमांडर, कुछ बड़ा हुआ है। इस तरह पूछताछ कक्ष में घुसने की हिम्मत करना, मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है। कमांडर, लॉन्ग एक्सिन इंजन की थर्मल इंसुलेशन सामग्री काट दी गई है। लॉन्ग एक्सिन को रोकना पड़ सकता है। लिन तियानले की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लगभग जमीन पर गिर ही गया था। फिर उसने चेन यूनिंग से और पूछताछ करने की परवाह नहीं की और सीधे प्रयोगशाला की ओर भागा। अनुसंधान और विकास विभाग के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के सामने मैं गंभीर चेहरे के साथ काम में व्यस्त था। लियू योंगपिंग और अन्य लोग अंदर आए। मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अनुसंधान और विकास विभाग में सभी परियोजनाओं की प्रगति, साथ ही समन्वय, सब मेरे सामने प्रदर्शित था। अगर किसी हिस्से के कनेक्शन में देरी होती तो मैं तुरंत सर्वोत्तम समाधान के अनुसार उसे फिर से आवंटित कर देता। 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान, जिसे मैंने हर कदम पर अपने हाथों से विकसित किया है, हर एक हिस्सा, हर एक डिजाइन विवरण मेरे दिमाग में अनगिनत बार सिम्युलेट किया गया है। इसलिए जब एक चरण पूरा हो जाता है और दूसरे का इंतजार करना पड़ता है, मैं इसे आसानी से हल कर सकता था। मैं 1 महीने के भीतर इसे पूरा करने का दावा इसलिए कर पाया, सिर्फ दृढ़ संकल्प के कारण नहीं, बल्कि मेरी सटीक वैज्ञानिक गणनाओं के कारण भी। लियू योंगपिंग मेरे सामने आया। मुझे लियू योंगपिंग को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, जिसे मैंने कई दिनों से नहीं देखा था। वो अचानक प्रकट हो गया। पहले अपना काम रोको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लियू योंगपिंग ने मुझे देखा और चिंतित चेहरे से कहा। ये सुनकर मैं और भी उत्सुक हो गया, लेकिन मैंने फिर भी अपने हाथ का काम रोक दिया और उसे देखा। लियू योंगपिंग ने मेरे पीले चेहरे को देखा और उसे दया आई, लेकिन सोचने के बाद उसने फिर भी बोलना शुरू कर दिया। इंजन की थर्मल इंसुलेशन सामग्री काट दी गई है। आगे काम रुक सकता है। ये सुनकर मैं मुस्कुराया और हाथ हिलाया। मुझे लगा कि यह कोई बड़ी बात है। मैंने इसके बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था। नई थर्मल इंसुलेशन सामग्री की योजना आज सिंथेटिक सामग्री विभाग को भेज दी गई है। इस बात ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। आप विशेष थर्मल इंसुलेशन सामग्री की समस्या भी हल कर सकते हैं? लियू योंगपिंग ने मुझे अविश्वास से देखा। वह हैरान था। अतीत में जिया देश हमेशा सामग्री अनुसंधान और विकास में औसत दर्जे का रहा है, जो अल्ट्रा हाई प्रिसिजन आइटम विकसित करने में असमर्थ था। इंजन जैसी उच्च परिशुद्धता वाली चीजों के लिए और बहुत उच्च आवश्यकताओं वाली थर्मल इंसुलेशन सामग्री के लिए कभी कोई अच्छा समाधान नहीं रहा। अल्ट्रा हाई थर्मल इंसुलेशन क्षमताओं वाली विशेष सामग्री हमेशा हमारी गर्दन दबाती रही है। दूसरों द्वारा गला घोटे जाने का एहसास अच्छा नहीं होता। हमेशा आयात पर निर्भर रहने के बजाय इसे खुद बनाना बेहतर है। मैंने वो वाक्य दोहराया जो सर्वोच्च नेता ने कई साल पहले कहा था। थर्मल इंसुलेशन सामग्री इंजन कोर का दिल है। अच्छी थर्मल इंसुलेशन सामग्री के बिना एक इंजन अधिकतम केवल 2000 घंटे ही उड़ सकता है। कुछ दिन पहले स्कूल में मैंने एक नई थर्मल इंसुलेशन सामग्री पर शोध किया। अब ये कम से कम 4000 घंटे की उड़ान का समर्थन कर सकती है। ये शानदार प्रदर्शन वाले चोंग देश के इंजनों के बराबर है। मैंने सबको समझाया।
जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, वहाँ मौजूद हर कोई तुरंत उत्साह से भर गया। 4000 घंटे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में मैं न केवल छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करूंगा, बल्कि थर्मल इंसुलेशन सामग्री के मुद्दे को भी हल कर दूंगा। और जब वे बात कर रहे थे, एक एरोस्पेस विशेषज्ञ जियांग पिंग से भी ज्यादा उत्साहित होकर दौड़ता हुआ आया। वो नियंत्रण कक्ष के पास दौड़ा, सब पर एक नजर डाली और फिर सबको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने मुझे उत्साह से देखा, हौंकते हुए खुशी से चिल्लाया, चीफ इंजीनियर, ये लॉन्गएक्सिन को सफलतापूर्वक असेंबल कर लिया गया है। ये सुनकर बगल के कुछ लोगों की आंखें लगभग चमक उठी। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो चीज थी जिसे मैंने पहले दिन से ही सबसे पहले बनाने का आदेश दिया था। जिया देश की एरोस्पेस सुरक्षा की गारंटी देने वाली सबसे महत्वपूर्ण नींव आखिरकार अब पैदा हो गई थी। जिया देश के इतिहास में पहले लॉन्गएक्सिन का ऐतिहासिक महत्व था। वे कैसे उत्साहित नहीं हो सकते थे। मैंने विशेषज्ञ की बात सुनी और सिर हिलाया। फिर मैंने सबकी ओर मुड़कर मुस्कुराया। चलो चले सब लोग। कई लोगों ने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वे मेरे पीछे कारखाने की गहराई में चले गए। वे उस ड्रैगन हॉट का परीक्षण करने जा रहे थे जिसे बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया था। ये परीक्षण करने के लिए कि यह कितना शक्तिशाली है। ये परीक्षण करने के लिए कि क्या ये जिया देश के आसमान की रक्षा के भारी मिशन को उठा सकता है। तो ये है ड्रैगन हॉट। ल्यू योंगपिंग ने अपने सामने इस बड़ी मशीन को देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट उत्साह था जो सबके सामने प्रकट हुआ। वो पूरी तरह से यांत्रिक घटकों से बना एक उच्च परिशुद्धता उपकरण था। जियांग पिंग ने इस अविश्वसनीय बड़ी मशीन को देखा। जब तक परीक्षण सफल होता है, यह मेरे जीवन भर का सपना है। ल्यू योंगपिंग धीरे धीरे इंजन के पास गया और उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका कांपता हाथ पास पहुंचने से ठीक पहले रुक गया, जैसे उसे डर हो कि जिस पल वह उसे छुएगा, ड्रैगन हॉट एक सपने में बुलबुले की तरह टूट जाएगा। इस समय इंजन के बगल में इसे बनाने वाले विशेषज्ञ भरे हुए थे, जिसमें जिया देश के सर्वश्रेष्ठ कारीगर भी शामिल थे। इसे 5 दिनों और रातों में एक एक करके सिस्टम तारों से बनाया गया था। सैकड़ों लोगों ने ऐसा चमत्कार बनाने के लिए पागलों की तरह काम किया। वे सब अच्छी तरह जानते थे कि यह इंजन जिया देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक साधारण इंजन नहीं है, बल्कि यह जिया देश के आसमान का दिल है। यह जिया देश की महान एरोस्पेस रणनीति को प्राप्त करने के लिए प्रेरक शक्ति है। वहां मौजूद सभी शोधकर्ताओं ने ड्रैगन हॉट को देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी। उनके दिल उत्साह की ज्वाला से जल रहे थे। ल्यू योंगपिंग ने अपना हाथ वापस खींच लिया और जोशीली आवाज में कहा, तुरंत इंजन परीक्षण की तैयारी शुरू करो। आदेश के साथ ही वहां मौजूद हर कोई फिर से हरकत में आ गया। 100 से अधिक शोध विशेषज्ञों ने विभिन्न क्षेत्रों में तैयारी शुरू कर दी। बड़े परिवहन उपकरण ने धीरे धीरे इस 4 टन के दिल को एरोस्पेस बेस के अंदर पहाड़ के केंद्रीय परीक्षण स्टैंड पर पहुंचाया। खोखले किए गए पहाड़ के अंदर एक विशाल जगह थी। बेस ने यहाँ एक अत्यंत गोपनीय परीक्षण स्टैंड बनाया था। मैं कार में बैठा था। मेरे बगल में पायलट वांग वेई भी साथ में बैठा था। उड़ान प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? क्या तुम छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के साथ तालमेल बिठा पा रहे हो? मैंने अपनी कनपटियों को मला और पूछा। रिपोर्ट, चीफ इंजीनियर, ये सिम्युलेटर प्रशिक्षण सुचारू रूप से चल रहा है। इंजन पूरी क्षमता से चलने पर भी कोई असुविधा महसूस नहीं होती। बहुत अच्छा, प्रशिक्षण तेज करना होगा। हमारे पास परीक्षण उड़ान का मौका नहीं होगा, इसलिए पहली उड़ान ही असली लड़ाई होगी। मैंने सिर हिलाया और फिर जोर दिया। अगले कुछ महीनों में अगर हम स्टार्स एंड स्ट्राइप्स देश के साथ आसमान में उड़ना चाहते हैं, तो उनके पास परीक्षण उड़ान का समय नहीं होगा। चीफ इंजीनियर, ये कृपया निश्चिंत रहें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं देश को कभी निराश नहीं करूंगा। वांग वेई ने तुरंत दृढ़ आवाज में जवाब दिया। रिपोर्ट, चीफ इंजीनियर, ये इंजन स्थापित हो गया है। निगरानी उपकरण अपनी जगह पर हैं। कार पहाड़ के केंद्रीय परीक्षण स्टैंड के बाहर रुकी। एक सैनिक रिपोर्ट करने के लिए दौड़ता हुआ आया। मैं कार से उतरा और जल्दी से परीक्षण स्टैंड में चला गया। क्या हम परीक्षण शुरू कर सकते हैं? अंतिम जांच चल रही है। 15 मिनट में शुरू हो जाना चाहिए। ल्यू योंगपिंग ने मुझे आते देखा और मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया। जब तक परीक्षण सफल होता है, जिया देश के एरोस्पेस को किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। मैंने ल्यू योंगपिंग की बात सुनी और सिर हिलाया।
20 मीटर दूर और अतिरिक्त मोटे बुलेट प्रूफ कांच के माध्यम से मैंने परीक्षण स्टैंड पर इंजन को देखा। मेरी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। 15 मिनट पलक झपकते ही बीत गए। बड़ी संख्या में कर्मचारियों की तेज और कुशल तैयारी के साथ परीक्षण पूर्व तैयारी पूरी हो गई। पूरे क्षेत्र में घोषणाओं की गूंज के बीच एक एक करके आवाजें आईं। परीक्षण स्टैंड तैयार है, जांच हो गई, कोई त्रुटि नहीं। इंजन तैयार है, जांच हो गई, कोई त्रुटि नहीं। एक एक करके डेटा रिपोर्ट होने के बाद इंजन परीक्षण की तैयारी पूरी हो गई। नियंत्रण कक्ष के अंदर बड़ी संख्या में एरोस्पेस सैन्य शोधकर्ता उत्साह से अपनी अपनी जगहों पर थे और अपने सामने डेटा पैनल को उत्सुकता से देख रहे थे। हर कोई जानता था कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। परीक्षण की सफलता या विफलता भविष्य में एरोस्पेस बलों के भविष्य को निर्धारित करेगी। परीक्षण शुरू करो। ल्यू योंगपिंग द्वारा सभी जांच रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद वो गंभीर और एकाग्र चेहरे के साथ मेरी ओर मुड़ा। चीफ डिजाइनर, ये आपका काम है, आप आदेश दें। मैंने सिर हिलाया और तुरंत मुख्य नियंत्रण कक्ष को आदेश दिया। परीक्षण शुरू करो, उस चीज के लिए जिसे मैंने अपने हाथों से शोध और विकसित किया था। मुझे 100% विश्वास था। लॉन्ग एक्सन इंजन परीक्षण के लिए उल्टी गिनती शुरू करो। जैसे ही स्पीकर से घोषणा समाप्त हुई, मुख्य पैनल पर नियंत्रण अधिकारी ने परीक्षण शुरू करने का बटन दबाया। बटन दबाने के 1 सेकंड बाद इंजन परीक्षण स्टैंड से एक जोरदार हवाई विस्फोट हुआ। इसके बाद इंजन के पिछले हिस्से से, जो एक आदमी के खड़े होने के लिए काफी बड़ा था, एक उग्र लौ निकली। फिर एक गगनभेदी गर्जना शुरू हुई, जिससे पूरा परीक्षण स्टैंड धीरे धीरे कांपने लगा। इग्निशन सफल। इंजन से आग की लपटें निकलती देखकर सबके तनावग्रस्त दिल थोड़े शांत हो गए। यह इस इंजन की सफलता की शुरुआत थी। मैंने सफल इग्निशन को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे के आदेश दिए। इंजन की शक्ति बढ़ाओ और सभी डेटा परिवर्तनों की बारीकी से निगरानी करो। मेरी आवाज खत्म होते ही एक और आवाज ने तुरंत जवाब दिया। इंजन की शक्ति बढ़ रही है। नियंत्रण अधिकारी के हाथ तेजी से हिल रहे थे। उसने इंजन की शक्ति बढ़ाई और जैसे जैसे शक्ति लगातार बढ़ती गई, इंजन के पिछले हिस्से से निकलने वाली लौ बहुत तेज हो गई। धधकती लौ चकाचौंध करने वाली थी। उसी समय इंजन की गर्जना इतनी तेज हो गई कि कान बहरे हो जाएं। इंजन के पिछले हिस्से की धातु बदलने लगी और आग की लपटों के बीच चमकदार लाल हो गई। लेकिन जब यह एक निश्चित स्तर तक लाल हो गई तो ये स्थिर हो गई। यह नवीनतम थर्मल इंसुलेशन सामग्री थी जिसका मैंने उपयोग किया था, जो 6ठी पीढ़ी के विमान के भयानक तापमान का सामना कर सकती थी। नियंत्रण कक्ष के सामने सभी अधिकारी अपने सामने के डेटा को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। उन सभी का दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। अगर किसी भी डेटा में थोड़ी सी भी असामान्यता होती तो परीक्षण तुरंत रोकना पड़ता, अन्यथा अत्यंत गंभीर खतरा हो सकता था। कोई असामान्यता नहीं पाई गई। सभी डेटा सिम्युलेटेड मानों से मेल खाते हैं। रिपोर्ट की आवाज लगातार स्पीकर के माध्यम से सबके कानों में गूंज रही थी। इंजन परीक्षण सफल। ल्यू योंगपिंग द्वारा सभी निगरानी डेटा की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद वो अत्यंत उत्साहित आवाज में चिल्लाया। अगले ही पल पूरे नियंत्रण कक्ष के अंदर सभी शोधकर्ता खुशी से चिल्ला उठे। सफल हो गया, आखिरकार हमने कर दिखाया। आखिरकार जिया देश का अपना उच्च परिशुद्धता इंजन है। हमारा इंजन दुनिया के शिखर पर खड़ा होगा। 10 साल की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई। चीफ, ये अद्भुत है। उत्साह की चीखें नियंत्रण कक्ष में गूंज उठी। यह विशाल स्थान तुरंत खुशी से भर गया। हर कोई भावुक होकर एक दूसरे को गले लगा रहा था। खुशी के आंसू बह निकले। आखिरकार जिया देश के पास एक उन्मत्त ड्रैगन था जो इस ग्रह के सभी इंजनों को वश में कर सकता था। चीफ, ये सबसे अच्छे हैं, कोई अत्यधिक उत्साह से चिल्लाया। अचानक नियंत्रण कक्ष में सैकड़ों लोग एक साथ उत्साह से चिल्ला उठे। ल्यू योंगपिंग ने मुझे उत्साह से देखा और मुझे कसकर गले लगा लिया। दशकों से लगातार प्रगति करने की कोशिश के बावजूद जैसे जैसे उपकरणों की आवश्यकताएं अधिक जटिल होती गईं, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस की गति के साथ तालमेल बिठाना बहुत धीमा हो गया था। पिछले 10 वर्षों में ये कहा जा सकता है कि हम एक निराशाजनक ठहराव में थे, लेकिन मैंने इस समस्या को पूरी तरह से हल कर दिया था। जब लॉन्ग एक्सन का जन्म हुआ तो वैश्विक वायु और अंतरिक्ष शक्ति का पैटर्न पूरी तरह से बदल जाएगा। 6ठी पीढ़ी का विमान जिया देश के आसमान को अतुलनीय रूप से सुरक्षित बना देगा।
हालांकि मैं अभी बहुत खुश था। मैं उत्साह में बह नहीं गया क्योंकि छठी पीढ़ी का विमान अभी भी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था। केवल जब छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान वास्तव में उड़ान भरता है तभी ज़िया वायुसेना दुनिया की सबसे मजबूत वायुसेना बन सकती है। सब लोग कारखाने में वापस चलो, हमें काम करना जारी रखना है। मैंने सबको हाथ हिलाया, फिर कार में बैठकर अनुसंधान और विकास कारखाने की ओर वापस चला गया। वहाँ किसी ने भी संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने उत्साह को दबा दिया। सब अपनी अपनी कारों में कारखाने वापस चले गए। कार में बैठे हुए मैं सिर्फ अपने सामने छठी पीढ़ी के विमान के बारे में नहीं सोच रहा था। मेरा एक और भी बड़ा सपना था। मैं ज़िया सेना को अंतरिक्ष युग में ले जाने वाला पहला देश बनाना चाहता था। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज छठी पीढ़ी का विमान है। अगर यह ज़िया देश को सबसे मजबूत महाशक्ति के रूप में वो जुआंग नहीं कर सकता तो रक्षा करने की शक्ति के बिना प्रौद्योगिकी बहुत दूर नहीं जा सकती। अनुसंधान कारखाने में वापस आने पर मैं मुख्य नियंत्रण कक्ष के सामने पागलों की तरह व्यस्त हो गया। ब्लूप्रिंट पर विभिन्न हिस्से बनाए जा चुके थे। नवीनतम लड़ाकू विमान का ढांचा भी तैयार हो गया था। उस विशाल काले और चांदी के लड़ाकू विमान का शरीर सबके प्रयासों से आकार लेने लगा था। ज़िया देश के छठी पीढ़ी के विमान को न केवल चौंकाने वाला शक्तिशाली होना चाहिए बल्कि अविश्वसनीय रूप से शानदार भी दिखना चाहिए। जबकि सभी काम पूरी गति से चल रहे थे, समय उड़ गया और 25 दिन बीत गए। वायुसेना बेस के सभी शोधकर्ता बेहद व्यस्त थे। अंतिम बचे हुए हिस्सों को तेजी से जोड़ा जा रहा था। उसी समय इकट्ठे किए गए हिस्सों की भी जांच की जा रही थी। अनुसंधान कारखाने के केंद्र में एक विशाल काला और चांदी का लड़ाकू विमान गर्व से खड़ा था। इसकी कुल लंबाई 25 मीटर थी और ऊंचाई 5 मीटर। इसका आक्रामक और शक्तिशाली रूप एक भारी दबाव की भावना देता था। मुख्य नियंत्रण कक्ष के सामने मैं उस राष्ट्रीय हथियार को देख रहा था जिसे बनाने में लंबा समय और अनगिनत प्रयास लगे थे। मेरी आंखों में एक चमक थी। जियांग पिंग, जो लगभग पूरे हो चुके लड़ाकू विमान को देख रहा था, मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया, मिस्टर, ये न केवल उत्कृष्ट शोध क्षमताओं के धनी हैं, बल्कि उनका सौंदर्य बोध भी अविश्वसनीय रूप से अच्छा है। मेरे पीछे कई शोधकर्ता और विशेषज्ञ जो इस लड़ाकू विमान को पहली बार देख रहे थे, इस विशाल लोहे के राक्षस से चौंक गए थे। और जब सब इसकी प्रशंसा कर रहे थे, एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। रिपोर्ट, मार्शल, सुप्रीम कमांड के सामरिक विभाग से एक तत्काल तार है, कृपया इसे स्वयं देखें। लिन तियानलेई ने संकोच नहीं किया और तुरंत उसके हाथ से टैबलेट छीन लिया। रिपोर्टों से पता चलता है कि कुछ देश एशिया प्रशांत में लगातार अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। उकसावे का इरादा बहुत स्पष्ट है। यह इस क्षेत्र की सामरिक सुरक्षा पर गंभीर दबाव डाल रहा है। उस पर डेटा को देखते हुए उसकी भौहें तुरंत तन गईं। स्टार्स एंड स्ट्राइप्स देश की हरकतें दिन ब दिन और घमंडी होती जा रही थी। वे हमें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो आगे सोच पाता, एक और सैनिक और भी ज्यादा घबराहट में दौड़ता हुआ आया। रिपोर्ट, मार्शल, ब्रेकिंग न्यूज, 10 मिनट पहले स्टार्स एंड स्ट्राइप्स देश का छठी पीढ़ी का विमान उड़ान भर चुका है और हमारे क्षेत्रीय जल की ओर बढ़ रहा है। इरादा अभी भी अज्ञात है। सुप्रीम कमांड ने तटीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया है। रक्षा के लिए कमांड आपसे छठी पीढ़ी के विमान की तैनाती में तेजी लाने का अनुरोध करता है। जैसे ही यह खबर फैली, कमरे में हलचल मच गई। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उस देश को 5वीं पीढ़ी के विमान भेजे। वे हम पर पूरी तरह से हवाई दबाव बनाना चाहते हैं। स्टार्स एंड स्ट्राइप्स देश की योजनाएं वास्तव में कुटिल हैं। हम उन्हें कम नहीं आंक सकते। ल्यू योंगपिंग, जिसने ये खबर सुनी, तुरंत बोला, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स देश का छठी पीढ़ी का विमान इतनी जल्दी आ गया? मैं अनुमान लगाता हूँ कि यह 1.5 घंटे में हमारे हवाई क्षेत्र में पहुँच जाएगा। जियांग पिंग भी उतना ही हैरान था। उसने तुरंत अनुमानित आगमन का समय बताया। ये सुनकर बगल के अन्य विशेषज्ञों ने चर्चा शुरू कर दी। इसे पूरा होने में अभी कितना समय लगेगा? लिन तियानलेई ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस मुख्य नियंत्रण कक्ष के सामने मुझ पर एक नजर डाली। 1.5 घंटा? क्या गोला बारूद लोड हो गया है? लिन तियानलेई ने तुरंत पूछा। मैंने भी सीधे जवाब दिया। ये सुनकर लिन तियानलेई ने तुरंत आदेश दिया, आयुध विभाग को अभी गोला बारूद लोड करने का आदेश दो। जियांग पिंग ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश का पालन करने चला गया। लेकिन ये पहली उड़ान है, हमने अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया है। गोला बारूद के साथ उड़ान भरना, मुझे डर है कि यह उचित नहीं है।
लू योंगपिंग ने चिंतित चेहरे से लिन तियानले को देखा। कौन जानता है कि स्टॉस देश वाले क्या सोच रहे हैं। मैं अपने सैनिकों को कभी भी बिना गोलियों वाली बंदूक के साथ युद्ध के मैदान में नहीं जाने दूंगा। अगर वे हमें चुनौती देने की हिम्मत करते हैं तो हम बस उनसे लड़ेंगे। लिन तियानले ने एक शक्तिशाली और दबंग आवाज में कहा। इन शब्दों ने आसपास के सभी लोगों को तुरंत प्रेरित किया, जैसा कि जिया देश की वायु और अंतरिक्ष सेना के कमांडर इन चीफ से उम्मीद थी। एक मजबूत दुश्मन का सामना करते समय कोई डर नहीं। कुछ मिनटों के बाद परिवहन वाहन बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार लेकर पहुंचे। धड़ पर अंतिम असेंबली का काम जारी रहा, जबकि धड़ के नीचे विभिन्न हथियारों को हथियार डिब्बे में स्थापित किया जा रहा था। सभी कर्मचारी समय के खिलाफ दौड़ लगा रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि स्टॉस देश वाले अपनी ताकत का प्रदर्शन करने आ रहे थे और अब ये करो या मरो का समय था। उन्होंने एक सेकंड के लिए भी धीमे होने की हिम्मत नहीं की। और उसी पल कॉकपिट के बगल में वेल्डिंग कर रहा एक कारीगर अचानक बेहोश होकर सीढ़ी से गिर गया। सौभाग्य से नीचे बहुत से लोग थे जिन्होंने उसे पकड़ लिया, जिससे वो सीधे जमीन से नहीं टकराया। मास्टर लियू बेहोश हो गए हैं, जल्दी करो, सैन्य चिकित्सक को बुलाओ, कोई चिल्लाया। सबने मिलकर उसे उठाया और जल्दी से क्लिनिक की ओर भागे। उसी समय बिना किसी आदेश के एक और वेल्डर ने वेल्डिंग टॉर्च उठाई और काम जारी रखने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गया। सबके चेहरे गंभीर और एकाग्र थे, एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होने दिया। एक गिरता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है, ठीक अतीत के मातृभूमि की रक्षा के युद्ध की तरह। एक के बाद एक आगे बढ़ते हुए मौत तक लड़ने के लिए तैयार। 1.5 घंटा तेजी से बीत गया। एक सैनिक घबराहट में दौड़ता हुआ आया। रिपोर्ट, मार्शल, स्टॉस देश का 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान हमारे सीमावर्ती जल क्षेत्र में पहुंच गया है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान आदेश के अनुसार उन्हें खदेड़ने का काम कर रहे हैं और एस्कॉर्ट जहाज पूरे रास्ते उनका पीछा कर रहे हैं। ये खबर सुनकर लिन तियानले इतना क्रोधित हुआ कि उसने मेज पर मुक्का मारा। एक बहुत बेहतर 6ठी पीढ़ी के विमान का सामना करते हुए 5वीं पीढ़ी का विमान लगभग कुछ नहीं कर सकता था। तटीय वायु रक्षा के लिए ये लगभग दिखावटी था, क्योंकि रडार इतने उच्च प्रदर्शन वाले स्टील्थ विमान का पता नहीं लगा सकता था। हमला करना तो दूर की बात है, लक्ष्य को लॉक करने का भी कोई मौका नहीं था। और अगर वे लॉक कर भी लेते, 6ठी पीढ़ी के विमान की गति के साथ उसे मारना बेहद मुश्किल था। अब एकमात्र उम्मीद ये थी कि हमारा 6ठी पीढ़ी का विमान उड़ान भरे और हमारे हवाई क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश करने वालों को सबक सिखाए। रिपोर्ट, चीफ डिजाइनर, ये विमान की असेंबली पूरी हो गई है। जैसे ही सैनिक की रिपोर्ट खत्म हुई, एक और अधिकारी रिपोर्ट करने के लिए दौड़ता हुआ आया और उसके तुरंत बाद एक और आवाज आई। रिपोर्ट, चीफ डिजाइनर, ये पूरे विमान की जांच पूरी हो गई है, कोई असामान्यता नहीं मिली, किसी भी समय उड़ान भरने के लिए तैयार। ये सुनकर सबके चेहरे पर उम्मीद की एक झलक आ गई। ल्यू योंगपिंग की आंखों में एक चमक थी। आखिरकार ये हो गया। लिन तियानले इतना उत्साहित था कि वह मुश्किल से खुद को रोक पा रहा था। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यह क्षण आ ही गया। जब पायलट चिल्लाया तो एक और भी जोरदार आवाज ने जवाब दिया, विमान में सवार होने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ाई में प्रवेश करो। लिन तियानले ने भी आगे बढ़कर उसे सलाम किया। पहली उड़ान ही असली लड़ाई है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? तुम्हारा मिशन स्टॉस देश के 6ठी पीढ़ी के विमान को जिया देश के हवाई क्षेत्र से खदेड़ना है। मैं मिशन पूरा करने का वादा करता हूँ और मातृभूमि को निराश नहीं करूँगा। वांग वेई ने जोर से जवाब दिया। एक सेकंड बाद उसने अपना सलाम नीचे किया और तुरंत दौड़कर 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर चढ़ गया। जैसे ही वो कॉकपिट में कदम रखने वाला था, वो नीचे मौजूद सभी लोगों को देखने के लिए मुड़ा। सबकी आंखें उम्मीद से उस पर टिकी थीं। सबकी आंखों में दृढ़ संकल्प और उम्मीद थी। वो जानता था कि इस बार वो हार नहीं सकता। जैसे ही वो कॉकपिट में दाखिल हुआ, नियंत्रण कक्ष ने तुरंत आदेश जारी करना शुरू कर दिया। स्पीकर के माध्यम से कई संख्यात्मक डेटा की घोषणा की गई और हैंगर में एक अलार्म बज उठा। सब कुछ गंभीरता के साथ आगे बढ़ा। सभी कर्मचारी दोनों तरफ हट गए। एक अधिकारी रिपोर्ट करने के लिए मेरे सामने आया। रिपोर्ट, चीफ डिजाइनर, ये लड़ाकू विमान का सारा डेटा सामान्य है, कोई असामान्य स्थिति नहीं है। आप उड़ान प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। शुरू करो, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया, जबकि अनगिनत तनावपूर्ण आंखें देख रही थीं। एक सेकंड बाद
लड़ाकू विमान के इंजन की गर्जना गूंज उठी। 60 मीटर दौड़ने के बाद सामने का पहिया जमीन से उठ गया। फिर पूरा लड़ाकू विमान जमीन से ऊपर उठा, उसका अगला हिस्सा तेजी से ऊपर उठा। अविश्वसनीय। लिन तियानले और जनरलों ने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को हवा में उड़ते हुए देखा। हर कोई बहुत हैरान था। ये कैसे संभव है? टेक ऑफ के लिए सिर्फ 60 मीटर? क्या शुरुआती जोर इतना ज्यादा है? ये सच में अविश्वसनीय है। आसपास के कई लोग इस बेहद छोटे टेक ऑफ दूरी से हैरान थे। लड़ाकू विमान को बादलों में चढ़ते देख सबकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। विमान को उड़ान भरते देखने के बाद सभी उच्च स्तरीय अधिकारी नियंत्रण टावर की ओर गए। मुख्य नियंत्रण कक्ष में विशाल स्क्रीन पर विभिन्न डेटा वास्तविक समय में प्रदर्शित हो रहे थे। सबने उन नंबरों पर अपनी आंखें गड़ा दी। उत्साहित चेहरों के साथ लड़ाकू विमान लगातार गति पकड़ रहा था। एक मैक रिंग दिखाई दी। लड़ाकू विमान ध्वनि की गति को तोड़ रहा था। नियंत्रण कक्ष में सभी ने लड़ाकू विमान की तेजी से बढ़ती गति को देखा और खुशी से चिल्ला उठे। ये साबित हो गया कि छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पहली उड़ान में कोई त्रुटि नहीं थी। चीफ, ये सच में अद्भुत है। सारा डेटा पहले के कंप्यूटर सिमुलेशन से बिल्कुल मेल खाता है। जियांग पिंग ने उन नंबरों को ध्यान से देखा। उसने सैद्धांतिक सिमुलेशन डेटा से उनकी तुलना की और आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। इससे ये चुवान को देखने वाले सभी लोगों की आंखों में और भी अधिक प्रशंसा भर गई। इस छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए उसे उससे बेहतर कोई नहीं समझता था। और जब सब पहली उड़ान की सफलता से उत्साहित थे, जिया देश के दक्षिणी समुद्री जल के ऊपर एक विशाल काला लड़ाकू विमान एक गगनभेदी सोनिक बूम के साथ अंदर घुसा।